हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आज के सेशन में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि हम आप तक पहुंच पा रहे हैं, हमारी आवाज़ और तस्वीर आप तक पहुंच पा रही है, आज के सेशन का आगाज़ होगा, शुभारंभ होगा। सो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सक्रीशन पार्ट 1। सो टेल मी, इज़ एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस? सब कुछ क्लियर है? तो आज के सेशन साहब सर्कुलेशन चल रहा है। वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन की डेफिनेशन। तो एक्सक्रीशन को हम ऐसे अपने शब्दों में डिफाइन कर लेंगे कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज रिफ्रैक्शन। सजीवों के शरीर से हानिकारक पदार्थों का, अपशिष्ट पदार्थों का या उत्सर्जी पदार्थों का बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। एकदम अपने शब्दों में आप लिख लीजिए इस बात को, है ना। तो पहले एक्सक्रीशन की हम डेफिनेशन पे चल रहे हैं बच्चा। तो लिखा है मैंने कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल मतलब बाहर निकलना ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, है ना, विषैले अपशिष्ट पदार्थ फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज व्हाट? एक्सक्रीशन। शरीर से मतलब सजीवों के शरीर से हानिकारक पदार्थों का, अपशिष्ट पदार्थों का या उत्सर्जी पदार्थों का बाहर निकल जाने की जो प्रक्रिया है वो उत्सर्जन कहलाती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन। तो सवाल ये पैदा हुआ बच्चा कि आखिर हमारे शरीर में ऐसा क्या बन गया जिसका शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन का वेस्ट प्रोडक्ट या ह्यूमन का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा बताइए। सोनम कुमारी बिल्कुल दिख रहा है आपका, पूछिए कोई दिक्कत है। दिनेश, साहिल कह रहे हैं कि मैं मेरी पहली लाइव क्लास है। धर्मेंद्र, आई लव यू टू, कैसे हैं। सुरेंद्र सिंह, पुष्पा कुमारी, सोनम आपका आ रहा है कमेंट, बताइए कोई दिक्कत है। कुछ डाउट है तो आप जो है इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा या फिर यहाँ पूछ लीजिएगा। क्लास के बाद मैं 5 मिनट टाइम दूंगा डाउट के लिए फिर से, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। तो सवाल ये पैदा हुआ बच्चे कि आखिर हमारे शरीर में ऐसा क्या बन गया जिसका बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी है। ज्योति हमारे साथ हैं, जय श्री श्याम, जय जगन्नाथ, अभिषेक, कैसे कितने लोग हैं हमारे साथ। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं तो सबका कमेंट पढ़ना मुमकिन नहीं है। मलिका राठौर 27, 30 में से 27 आया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए लाइव क्लास है बिल्कुल सोनम, चलिए। तो ऐसा हमारे शरीर में क्या बन गया जिसका बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि ह्यूमन का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, तो ह्यूमन का वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिया। क्या है गैस? यूरिया है, जो शरीर से समय समय पर यूरिन के थ्रू बाहर आता रहता है, मूत्र के थ्रू बाहर आता रहता है। तो अगर पूछा जाए कि मानव का उत्सर्जी पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ या वेस्ट मटेरियल या एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है, तो आप कहेगा सर हमारा वेस्ट मटेरियल यूरिया है, जो समय समय पर यूरिन के थ्रू, है ना, मूत्र के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता रहता है। ठीक है, बाहर निकलता रहता है। तो ठीक है, हमारा वेस्ट मटेरियल यूरिया है। तो क्या सारे जंतुओं का वेस्ट मटेरियल यूरिया है? आप कहेगा सर नहीं, एनिमल्स अलग अलग प्रकार के हैं तो उनका वेस्ट मटेरियल अलग अलग हो सकता है। और यहीं से बनता है इस टॉपिक का पहला पहला सवाल। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि कॉकरोच का वेस्ट मटेरियल क्या होगा, उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा, अमीबा का क्या होगा, आदमी का क्या होगा। तो चलिए यहीं से हम शुरुआत करते हैं। अपशिष्ट पदार्थों के आधार पे जीवों को हम बांट सकते हैं, है ना। तो हम लोग देखने जा रहे हैं जीवों का वर्गीकरण उनके अपशिष्ट पदार्थों के आधार पे, अपशिष्ट पदार्थों के आधार पे, अर्थात उत्सर्जी पदार्थों के आधार पे जीवों का वर्गीकरण जो है वो कैसे हुआ है। ठीक है, जीवों का वर्गीकरण कैसे हुआ है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि भाई जीवों के प्रकार, यहाँ पे उत्सर्जी पदार्थ और यहाँ पे उसके उदाहरण। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं अमोनिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रख लीजिएगा और मुझे लगता है सबको याद ही होगा। अमोनिया जो है वो ज्यादातर जो जलीय जंतु होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ज्यादातर जलीय जंतुओं का उत्सर्जी पदार्थ, एक्सक्रीटरी मटेरियल अमोनिया होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमीबा कहाँ रहता है? पानी में, तो इसका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होगा। टैडपॉल, टैडपॉल आप जानते हैं ना, मेंढक का बच्चा, टैडपॉल लार्वा, मेंढक के बच्चे को बेबी फ्रॉग, जो बेबी फ्रॉग होता है ना उसको टैडपॉल कहते हैं। मेंढक का लार्वा, शिशु मेंढक, मेंढक का जो बच्चा होता है ना उसको टैडपॉल कहते हैं। और मछलियां कहाँ रहती हैं? पानी में, तो इन सभी का उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होगा। तो ज्यादातर जो जलीय जीव होंगे बच्चे, एक्वेटिक एनिमल्स है ना, एक्वेटिक एनिमल्स, ज्यादातर जो जलीय जंतु होंगे, जलीय जंतु, उसका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होगा। उसके बाद आ जाइए यूरिया। यूरिया अपना है, मतलब मनुष्य का है और फ्रॉग का है। तो मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होगा, फ्रॉग का भी यूरिया होगा। सबसे ज्यादा जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है वो है यूरिक अम्ल। जितने भी कीट हैं, इंसेक्ट, जैसे कि कॉकरोच का अक्सर पूछता है, कॉकरोच क्या है? तो कॉकरोच कीट है, ठीक है। तो जितने भी कीट हैं, जितने भी पक्षी हैं, जैसे तोता, मैना, कौवा, कबूतर, जितने भी सरीसृप हैं, जितने भी सरीसृप हैं, रेंग कर चलने वाले जंतु, सांप, छिपकलियां, मगरमच्छ, कछुआ, इन सभी का उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होगा। क्या होगा? यूरिक एसिड होगा। जैसे पूछ ले कॉकरोच का क्या होगा, कहिएगा सर यूरिक एसिड। तोता, मैना, कौवा, कबूतर का क्या होगा? आप कहें सर यूरिक एसिड। सांप, छिपकलियां, मगरमच्छ, कछुआ, घड़ियाल, इन सब का क्या होगा? यूरिक एसिड। अब ध्यान दें यहाँ पे, वो सारे जंतु जिनका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है उसको कहते हैं अमोनोटैलिक। दोज एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमोनिया एज अ मेजर वेस्ट प्रोडक्ट आर नोन एज अमोनोटैलिक। वो सारे जंतु जिसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है, ऐसे जंतुओं को हम कहेंगे गैस यूरियोटैलिक। और जिसका यूरिक एसिड है, वो सारे जंतु जिसका उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड है बच्चे, उसको कहेंगे यूरिकोटैलिक। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मनुष्य है,
जैसे एक क्वेश्चन बना दूं, मनुष्य है यूरिकोटैलिक, यूरियोटैलिक, अमोनोटैलिक। यू विल से मनुष्य जो है ना वो यूरियोटैलिक है बिकॉज द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज यूरिया। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जो है वो यूरिया है। क्या किसी को दिक्कत है बच्चा? बताओ। योगेंद्र कह रहे हैं कि सर मेरी पहली क्लास है, स्वागत है। अर्जुन कह रहे हैं कि सर क्या ये ग्रुप डी के लिए सफिशिएंट है? ग्रुप डी के क्वेश्चन आपको बहुत छोटे लगेंगे। जिस अंदाज में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने इसी अंदाज में पढ़ लिया ना, तो ग्रुप डी का क्वेश्चन लगेगा अरे क्या फालतू क्वेश्चन पूछा, कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछते यार। ठीक है, एकदम सफिशिएंट है बच्चा, एकदम। आप आंख बंद करके मेरे ऊपर भरोसा करके पढ़ो, क्वेश्चन आपको मिलेगा। रेस्पिरेशन में 37 सही है, कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा है अमरिंदर। साइंस ना पढ़नी पड़े तो बायो और केमिस्ट्री तो मैं ऐप पे पढ़ा रहा हूँ बच्चा, आयुष। और फिजिक्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट कर दिया है। इससे जस्ट पहले 2 से 3 हम फिजिक्स ही पढ़ा रहे थे और फिजिक्स में लाइट शुरू किया है। लेक्चर नंबर आज 5 था, 5वीं क्लास थी। सत श्री अकाल राजपूत जी। ठीक है मोहित कुमार साहब, ये सबको हो गया। बहुत बेशकीमती स्लाइड है, इसमें देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो आपके लेवल की चीज़ें हमने यहाँ पे रखी हैं, है ना। हर एग्जाम का अपना बैंडविड्थ होता है, उसके दायरे में रह के पढ़ना होता है। पढ़ाने का तो मैं आपको ग्रेजुएशन से ऊपर का लेवल पढ़ा दूँ, लेकिन वो आपके लिए बेकार है। ठीक है, अब आ जाइए हम अपने। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखो थोड़ा ध्यान में रखना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, फ्रॉग का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है बताओ? यूरिया है। और फ्रॉग के बच्चे का क्या है? अमोनिया है। देखो, फ्रॉग का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, ध्यान से सुनिएगा, कैसे आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा। फ्रॉग का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया। और फ्रॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं? टैडपॉल, है ना, उसका अमोनिया है। तो आपसे जानबूझकर पूछेगा कि टैडपॉल का यानी बेबी फ्रॉग का वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा? तो लोगों को लगता है अच्छा बाप का यूरिया होगा तो बेटे का अमोनिया कैसे हो जाएगा? तो चूंकि फ्रॉग का याद रखते हैं लोग यूरिया, तो उसका भी लगा देते हैं यूरिया। गलत। याद कर लीजिएगा कि भाई फ्रॉग का जो है वो क्या है? यूरिया है, और फ्रॉग के बच्चे का अमोनिया है। आप कहेंगे सर इतना बड़ा अंतर कैसे हो गया? आखिर बच्चा तो फ्रॉग का ही है ना। तो इतना बड़ा अंतर क्यों हो गया? नोट करके थोड़ा आप लिख लीजिए। नोट कहने का मतलब टॉपिक से थोड़ा हटकर, बट उसी से संबंधित। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग। और फ्रॉग जो होता है वो अंडे देते हैं, मतलब ओवीपेरस होते हैं, अंडे देने वाले, अंड प्रजक। तो फ्रॉग ने अंडे दिए, और अंडे का फूटना और उससे बच्चे का बाहर निकलना, इंग्लिश में एक टर्म यूज होता है हैचिंग। क्या बोलते हैं? हैचिंग। हैचिंग मतलब अंडे का फूटना और उससे बच्चे का बाहर निकलना। ठीक है, दीपचंद ले लिया नाम, ठीक है। दीपचंद कह रहे हैं कि सर मेरा नाम कभी भी नहीं लिया आपने क्लास में, ले लिया, आप खुश हैं? चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, हमने क्या बोला बच्चा कि फ्रॉग जब अंडे देगा तो अंडे फूटेंगे, और अंडे का फूटना और उससे बच्चे का बाहर निकलना, एक शब्द यूज होता है हैचिंग। हैचिंग मतलब अंडे का फूटकर बच्चे का बाहर निकलना, और इससे निकलता है मेंढक का छोटा छोटा बच्चा, जिसको हम कहते हैं टैडपॉल। क्या कहते हैं? टैडपॉल कहते हैं। टैडपॉल क्या है? मेंढक का लार्वा है। क्या है ये? क्या है? लार्वा है मेंढक का। मेंढक के लार्वा को हम क्या कहते हैं? टैड कहते हैं। आप कहेंगे सर इसको लार्वा क्यों कह रहे हैं? तो वह बच्चा जो अपने माँ बाप के जैसा नहीं दिखता, वैसे बच्चे को लार्वा कहा जाता है। जैसे देखो गाना, बकरी का बच्चा बकरी जैसा दिखता है, लेकिन वह बच्चे जो अपने माँ बाप जैसा नहीं दिखते उसे लार्वा कहते हैं। जैसे मेंढक के लार्वा को क्या नाम दिया गया है? टैडपॉल। टैडपॉल क्या है? मेंढक का लार्वा। ये मेंढक का बच्चा होता है, लेकिन दिखता है बिल्कुल मछली जैसा। क्यों? इसमें देखो मछलियों जैसी पूंछ होती है, मछलियों जैसी पूंछ होती है, और मछलियों जैसा गलफड़ा होता है। ये गलफड़ा से सांस लेता है ना, मछलियों जैसा गलफड़ा होता है। आप देखिएगा बरसात के दिनों में जब छोटे-छोटे गड्ढों में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें ढेर सारा टैडपॉल तैरता रहता है। बच्चे उसे मछली समझकर पकड़ लाते हैं। उनके गार्जियन कहते हैं बच्चा ये मछली नहीं, मेंढक का बच्चा है। आप भी जब तक उसे पकड़ेंगे नहीं ना, तब तक पता नहीं चलेगा ये मछली है कि मेंढक का बच्चा है। इतनी ज़्यादा रिजेम्बलेंस होती है, इतनी ज़्यादा दोनों में समानता होती है। अब देखिए बच्चा जो है वो मेंढक का है, लेकिन दिख रहा है मछली जैसा। तो वह बच्चा जो बाप के जैसा ना दिखे उसे कहते हैं लार्वा। मेंढक के लार्वा को कहते हैं टैडपॉल। अब देखिएगा बच्चे, ये लार्वा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एडल्ट में कन्वर्ट होता है, वयस्क में परिवर्तित होगा। ये जो टैडपॉल लार्वा है वो धीरे-धीरे वयस्क मेंढक में परिवर्तित होगा। और किसी भी लार्वा का देखो धीरे-धीरे एडल्ट में कन्वर्ट होना, ये कहलाता है मेटामॉर्फोसिस। क्या कहलाता है? कायांतरण। क्या कहलाता है बच्चा? कायांतरण कहलाता है। काया में अंतर हो रहा है ना, कायांतरण। यानी मछली जैसा दिखने वाला शरीर, काया किस में बदल रहा है? मेंढक में। कायांतरण बोलते हैं इसको। और ये सिर्फ मेंढक का नहीं, कोई भी लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, चाहे वो सिल्क वर्म का लार्वा हो, रेशम के कीट का लार्वा हो, मच्छर का लार्वा हो, किसी भी लार्वा का धीरे धीरे वयस्क में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस। अब देखो ये टैडपॉल रहता है पानी में, मेंढक रहता है पानी और जमीन दोनों पर। ये सांस लेता है गलफड़ा से, ये सांस लेता है फेफड़ा से। तो दोनों के रहने का अंदाज अलग है ना, दोनों के सांस लेने का अंदाज है, और भी चीजें अलग होती हैं। तो जब लार्वा की अवस्था में रहता है तो इसका क्या होता है? अमोनिया होता है। फिर धीरे 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 क्या होता है? इसमें परिवर्तन आता है इसके शरीर में। ये जो गलफड़े होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और फिर फंक्शनल हो जाता है फेफड़ा। तो धीरे धीरे फिर चेंज करके क्या हो जाता है? यूरिया हो जाता है बच्चा। तो याद रखना है आपको कि फ्रॉग का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो यूरिया होता है, और फ्रॉग के बच्चे का यानी फ्रॉग के लार्वा का मतलब टैडपॉल का वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होता है। क्या इस बात को समझने में किसी को दिक्कत है? बताओ। मुस्कान परवीन,
सचिन रजक साहब शुक्रिया आपका, दीपचंद लोधी साहब, मुस्कान परवीन, बताइए। तो आपको यहाँ पे याद रख लेना है कि भाई अमोनोटैलिक वह जीव जिसका वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होता है जैसे अमीबा, टैडपोल, फिश। यूरियोटैलिक वह जीव होते हैं जिसका उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है जैसे आदमी, फ्रॉग। यूरिकोटैलिक वह जीव जिसका वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है जैसे कि इंसेक्ट, बर्ड्स और रेप्टाइल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। नाउ हम अपने वेस्ट प्रोडक्ट पे आते हैं। हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है गैस यूरिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है माय डियर फ्रेंड्स कि यूरिया इज फॉर्म्ड इन, यूरिया कहाँ बनता है? ऑप्शन दूं? यूरिया कहाँ बनता है? देता हूँ ऑप्शन, ऑप्शन दे देता हूँ। किडनी, किडनी को शुद्ध हिंदी में वृक्क कहते हैं, आम बोलचाल में इसी को गुर्दा कहते हैं, गुर्दा बोलते हैं ना। लीवर, लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं, आम बोलचाल परवीन ने बस कमेंट किया है जी, उसके बाद कुछ और बता देते हैं। किडनी, उत्तर क्या होगा? लीवर। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, प्लीज रिमेंबर यूरिया का निर्माण होता है आपके लीवर में, यकृत में। और किस प्रोसेस के थ्रू होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि यूरिया का निर्माण तो लीवर में होता है लेकिन किस प्रक्रिया के थ्रू होता है, तो उस प्रक्रिया का नाम भी आपको याद रखना चाहिए, ऑर्निथीन साइकिल। ऑर्निथीन साइकिल, ऑर्निथीन चक्र। ऑर्निथीन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये दुनिया को बताया कि लीवर में किस तरह से यूरिया बनता है, तो उसके नाम को सम्मान देने के लिए उस प्रोसेस को नाम रख दिया गया है ऑर्निथीन साइकिल। तो यूरिया इज फॉर्म्ड इन लीवर। लेकिन हाँ, अगर पूछा जाता है कि यूरिन कहाँ बनता है, तब उत्तर हो जाएगा आपका किडनी। यूरिन इज फॉर्म्ड इन किडनी। मूत्र का निर्माण विरक में होता है ना। मूत्र का निर्माण जो है विरक में होता है। तो यूरिया में और यूरिन में क्या फर्क है, आप ऐसा पूछोगे कि सर यूरिया में और यूरिन में क्या फर्क है। तो देखिए, यूरिया बनता है लीवर में और फिर आपके बॉडी में कहीं ना कहीं जमा होता होगा और फिर बाहर निकलता होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि यूरिया बन रहा है निकल रहा है, बन रहा है निकल रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो यूरिया जब बनता है आपकी बॉडी में, तो यूरिया आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, मतलब विषैला है, जहरीला है, पॉइजनस है। तो जिस ऑर्गन में इसे स्टोर करेंगे तो उस ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। तो यूरिया में पहले ढेर सारा पानी मिलाया जाता है, मतलब यूरिया को डाइल्यूट यानी पतला किया जाता है। तो यूरिया प्लस ढेर सारा पानी और कुछ और वेस्ट मटेरियल उसमें मिक्स किए जाते हैं। तो यूरिया प्लस ढेर सारा पानी प्लस अदर वेस्ट मटेरियल, अन्य उत्सर्जी पदार्थ, ये सब मिलाकर कहलाते हैं यूरिन। और ये प्रक्रिया कहाँ होती है, तो किडनी में होती है ना। प्लीज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स कि यूरिया इज फॉर्म्ड इन लीवर। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो उस प्रक्रिया का नाम भी आपको याद रख लेना है। उस प्रक्रिया का नाम है बच्चा ऑर्निथिन साइकिल। क्या कहते हैं? ऑर्निथिन साइकिल। क्या कहेंगे? ऑर्निथिन साइकिल कहेंगे इसको, ठीक है। लेकिन यूरिन कहाँ बनता है, तो किडनी में बनता है। कैसे बनता है हम आपको दिखाएंगे डायग्राम से। नाउ यूरिया का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, अणु सूत्र या आणविक सूत्र होता है, वो क्या होता है, तो वो होता है आपका NH2CONH2। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ यूरिया। और यहाँ पे हम थोड़ा केमिस्ट्री में चलना चाहेंगे। केमिस्ट्री में एक सवाल पूछा जाता है कि वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको लैब में बनाया गया था वो कौन था। तो प्रयोगशाला में बनाया गया पहला जो कार्बनिक यौगिक है वो है यूरिया। और यूरिया को पहली बार प्रयोगशाला में बनाने वाले थे एक साइंटिस्ट, उसका नाम था वोहलर। तो यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वाज मेड इन लैब, है ना। यूरिया प्रथम कार्बनिक यौगिक था जिसको प्रयोगशाला में बनाया था, और बनाया बनाया था किसने? वोहलर ने। इस पॉइंट को भी जरा हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था उसका नाम क्या था? यूरिया था। क्या नाम था? यूरिया। तो यूरिया को पहली बार प्रयोगशाला में बनाने वाले थे एक साइंटिस्ट जिसका नाम था वोहलर। कहाँ के साइंटिस्ट थे? जर्मनी के साइंटिस्ट थे। तो यूरिया को पहली बार प्रयोगशाला में बनाने वाले थे एक जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम था वोहलर। एक क्वेश्चन और केमिस्ट्री में ही पूछा जाता है, हम इसको बायो में ही कर ले रहे हैं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज अबाउट। नाइट्रोजन का परसेंटेज यूरिया में कितना होता है? ऑप्शन देता हूँ। 50%, 75%, 47%, 25%। क्वेश्चन क्या है? यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? एक मिनट, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं मेरे पास। नवंबर इसको रट लीजिए, बहुत बार पूछा गया है ना। सो यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 47%। चलिए ना, देखिए ये यूरिया होता है, अभी आपने पढ़ा कि यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO। क्या? NH2। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ यूरिया। ये यूरिया का अणुसूत्र है, सबको पता है। आणविक सूत्र है या अणुसूत्र है, जो कहना है कहिए। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ यूरिया। यूरिया का ये अणुसूत्र हो गया, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे सपोज करें आप, सपोज करें कि यूरिया है ये, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या है? तो आपने कहा सर NH2CO NH2, ठीक है। ये यूरिया है मान लिया हमारा। उस स्लाइड पर भी हम वापस आएंगे, घबराइएगा मत। NH2CO NH2। अच्छा, किसका किसका सही हुआ था? वॉइस आ रही है ना अब?
हाँ दिलीप, अब बताइए। उस वक्त से कमेंट रुके हुए थे बच्चे, तो अब बताइए कुछ पूछना है तो। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ये यूरिया है। आप यूरिया का फॉर्मूला आपने देखा NH2CO NH2। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहीं पर भी खड़े होकर मूत्र विसर्जित कर देते हैं बड़े शान से, है ना? तो आप कहीं पर भी अगर मूत्र विसर्जित कर देते हैं खड़े होकर, तो होता क्या है कि वातावरण में कुछ बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं गाइस? कुछ जीवाणु होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि इस यूरिया को किस में बदल देते हैं? इस यूरिया को बदल देते हैं अमोनिया में। किस में बदल देंगे? अमोनिया में। किस में बदल देंगे? अमोनिया में बदल देते हैं। और वहाँ से गुजरने पर जो आपको एक जानी-पहचानी सी खुशबू महसूस होती है, वो इसी की खुशबू होती है। किसकी? अमोनिया की। स्मेल जो होती है, जो दुर्गंध होती है, वो किसकी होती है? अमोनिया की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूत्र के दुर्गंध का कारण होता है। मूत्र के दुर्गंध का कारण होता है अमोनिया, है ना? मूत्र के दुर्गंध का कारण क्या होता है? अमोनिया होता है। तो अगर आप लैब में अमोनिया बना रहे हैं तो बनते ही पता चल जाता है। उसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप इसके स्मेल से वाकिफ़ हैं। राह चलते हुए, ना चाहते हुए भी आपको इसका स्मेल लेना पड़ता है। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। मूत्र के बारे में कहा गया है। ना चाहते हुए भी इसका स्मेल सूँघना पड़ता है। तो अगर आप लैब में अमोनिया बना रहे हैं तो बनते ही पता चल जाएगा कि बन गया भाई, इसके स्मेल से पता चल जाएगा। तो मूत्र के दुर्गंध का कारण अमोनिया होता है। अब देखो इससे थोड़ा अंदर से एक क्वेश्चन पूछा गया कि देखो कहीं पर भी आदमी जो है मूत्र विसर्जित कर जाता है तो यूरिया जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ से गुजरने पर आपको दुर्गंध महसूस होती है। तो अमोनिया का यूरिया का अमोनिया में ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, ये बताइए? यहाँ पर यूरिया में जो NH2 है उसमें हाइड्रोजन जुड़कर अमोनिया बना होगा, और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ जाना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है, अवकरण कहलाता है, या अपचयन कहलाता है। पहले भी इस बात को बता चुका हूँ। तो यूरिया का अपचयन हुआ है किसमें? अमोनिया में। हाइड्रोजन जुड़ा है, और किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ जाना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो यूरिया का अमोनिया में रिडक्शन हुआ, इसकी वजह से आप वहाँ से गुजरे तो आपको स्मेल महसूस हुआ। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मेल ऑफ यूरिन इज ड्यू टू, यू विल से अमोनिया। अमोनिया मूत्र के दुर्गंध का कारण अमोनिया होता है। एक और सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है, येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू। येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू, है ना? ऑप्शन देता हूँ। मूत्र का पीला रंग होता है, मूत्र का रंग पीला होता है बिलीरुबिन के कारण, है ना? बिलीरुबिन के कारण। दूसरा है बिलीवर्डिन के कारण, बिलीवर्डिन के कारण। तीसरा है आपका प्रोटीन के कारण, टू। यूरिन का रंग पीला होता है किसके कारण? कारण बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन आप जानते हैं कि बाइल ज्यूस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पित्त रस में पाया जाता है। बाइल ज्यूस, ये दो प्रकार के पिगमेंट हैं, पित्त रस में पाया जाता है, जो क्या करते हैं? वसा का एमल्सीकरण करते हैं। क्या करते हैं गाइस? वसा का एमल्सीकरण करते हैं। बिलीरुबिन जो होता है वो येलो कलर का होता है, इसमें नो डाउट पीले रंग का होता है, पीला रंग का होता है। और बिलीवर्डिन जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है बच्चा, हरे रंग का होता है। देखिए, मूत्र का रंग हल्का पीला होता है, लेकिन अगर आपको लीवर में इन्फेक्शन हुआ, ध्यान से सुनिएगा, लीवर में इन्फेक्शन हुआ तो बिलीरुबिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और फिर आपका त्वचा भी पीली हो जाएगी, आंखों का रंग पीला हो जाएगा, और मूत्र का रंग बहुत ज़्यादा पीला हो जाएगा। इसको जॉन्डिस कहते हैं, पीलिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, द पेल येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू। मूत्र का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण, और कैरोटीन की वजह से दूध का रंग पीला होता है। गाय के दूध का रंग हल्का पीला, याद कीजिए, कैरोटीन की वजह से होता है। तो कई बच्चे कैरोटीन लगा के चले आते हैं और बाद में देखते हैं अरे ये दूध नहीं मूत्र था, है ना? एग्जाम में हड़बड़ी होती है। हमने आपको पढ़ाया होगा कि गाय के दूध का रंग हल्का पीला कैरोटीन के कारण होता है, गाजर का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, तो ये यूरोक्रोम की वजह से मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। और ये कैसे बनता है? आरबीसीज, ये जो हमारी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। 120 दिन के बाद ये आरबीसीज मर जाते हैं, और ये जाकर क्या होते हैं? लीवर में और स्प्लीन में जाकर डिकम्पोज होते हैं, टूटते हैं, और ये यूरोक्रोम बनता है। प्लीज रिमेंबर, अगर पूछा जाता है कि येलो कलर ऑफ यूरिन, या हम यहाँ पे कहें पेल येलो कलर, है ना? ज्यादा बेटर ये होगा, PALE, पेल येलो कलर। मूत्र का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? यू विल से यूरोक्रोम। क्या कहेंगे? यूरोक्रोम के कारण होता है। बात आ रही है समझ में मेरी? तो बिलीरुबिन आपको देगा भटकाने के लिए आपको अपने रास्ते से कि आप बिलीरुबिन लगा दो ना। यूरिन का पीएच कितना होता है? यूरिन का पीएच कितना होता है? 6 या 6.8 होता है। दोनों हो ऑप्शन में तो 6 को प्रायोरिटी देंगे। आप मुझे बताइए, अगर पूछा जाए कि मानो यूरिन कैसा होता है? एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, या बेसिक होता है, क्षारीय जिसको एल्कलाइन भी कहते हैं, या न्यूट्रल होता है, उदासीन, या मैं कहूँ कि नन ऑफ दीज? बताओ। मानव मूत्र का पीएच 6 होगा या 6.8 होगा? 6 होगा या क्या होगा? 6.8 होगा। 6 होगा या कितना होगा? 6.8 होगा, यही ना?
दोनों हो तो 6 को प्रायोरिटी देंगे। कैसा होगा? तो आप कहिएगा सर वह पदार्थ जिसका पीएच क्या हो 7 से कम हो वह एसिडिक होता है, तो एसिडिक हो गया। लेकिन मैं ऑप्शन को चेंज कर रहा हूँ। अब ऑप्शन को मैं चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन सेम है कि पीएच मानो यूरिन होता है, मैंने लिख दिया एसिडिक अर्थात अम्लीय। दूसरा ऑप्शन दे दिया स्लाइटली एसिडिक। ध्यान से सुनिएगा, स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, हल्का अम्लीय, हल्का अम्लीय, है ना। तीसरा दे दिया मैंने बेसिक अर्थात क्षारीय, बेसिक को एल्केलाइन भी लिखा रहता है, और स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली बेसिक, हल्का क्षारीय। अब बताओ, अब क्या करोगे? मैंने क्या बोला कि मानव मूत्र होता है अम्लीय, हल्का अम्लीय, क्षारीय, हल्का क्षारीय, तो आप कहिएगा सर एसिडिक होगा। अब यहाँ पर एसिडिक और स्लाइटली एसिडिक दोनों है, हम प्रायोरिटी देंगे स्लाइटली एसिडिक। हल्का क्षारीय ना, हल्का क्षारीय, अगर ज़्यादा सॉरी हल्का अम्लीय, अगर ज़्यादा अम्लीय होगा तो क्या होगा? पेशाब में जलन होने लगेगी। स्लाइटली एसिडिक, देव पांडे, यू आर राइट, एब्सोल्यूट राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन को घुमा फिरा कर आपसे पूछा जाएगा, है ना। स्लाइटली एसिडिक, हाँ नियर 7 है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। दिनेश बहुत बढ़िया, देव पांडे, साक्षी, यूरोक्रोम का कारण मतलब आरबीसी जब टूटेगा आपकी बॉडी में तो यूरोक्रोम बनता है और वो यूरिन से निकल जाएगा बाहर, क्योंकि जो आपकी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। 120 दिन के बाद लाल रक्त कोशिकाएं डिकम्पोज होंगी लीवर में जाकर और फिर वो यूरोक्रोम बन जाएगी। तो ह्यूमन यूरिन इज, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग स्लाइटली एसिडिक। मानव मूत्र हल्का अम्लीय होता है, हल्का अम्लीय होता है। क्या मेरी ये बात सबको समझ में आ रही है? क्या सभी को समझ में आ रही है मेरी बातें? नो, एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए। क्वेश्चन कहते हैं कि हाउ मच ऑफ द वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन एन एडल्ट ह्यूमन एवरी 24 आवर्स। एक स्वस्थ मनुष्य में 24 घंटे में अर्थात एक दिन में कितना लीटर यूरिन बनता है? अर्थात उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण उनके अपशिष्ट पदार्थ से हम शुरुआत करते हैं। अपशिष्ट पदार्थों के आधार पे जीव उत्सर्जी पदार्थ मटेरियल अलग अलग हो सकता है, यूरिया है तो का उत्सर्जी पदार्थ क्या बन गया जिसका बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि ह्यूमन, सबका कमेंट पढ़ना मुमकिन नहीं है, जरूरी है। ज्योति हमारे साथ हैं, जय श्री श्याम, जय जगन्नाथ, अभिषेक, कैसे कितने लोग हैं हमारे साथ? बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं तो सबका कमेंट पढ़ना मुमकिन नहीं है। मलिका राठौर, सत्ता, एकदम आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए 1.5 लीटर याद करना है इसको तो याद ही करना है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम माय डियर फ्रेंड्स, मानव उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो यूरिया बन रहा है और अन्य उत्सर्जी पदार्थ बन रहे हैं उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए गॉड ने हमें दिया है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है समय समय पर शरीर में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना। और आपको जैसा कि मालूम है सिस्टम यानी तंत्र का मतलब क्या होता है? बहुत सारे अंग जब मिलते हैं तो एक अंग तंत्र बनता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र, है ना। तो बहुत सारे अंगों के मिलने से एक अंग तंत्र बनता है। तो जैसे एक किडनी हो गया, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, ये इतने सारे अंग जब मिलेंगे तब क्या बन जाएगा? उत्सर्जन तंत्र। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्सर्जन तंत्र के कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से अंग मिलकर, कौन कौन से ऑर्गन मिलकर हमारा उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं, तो याद कर लीजिएगा किडनी, जिसको हिंदी में विरक कहते हैं, जो कि एक जोड़ा होता है ना, वन पेयर, एक जोड़ा किडनी होती है लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो एक जोड़ी किडनी होती है, एक जोड़ा किडनी। उसके बाद होता है यूरेटर अर्थात मूत्र नली, ये भी एक जोड़ा होता है। यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय एक ही होता है, यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग एक ही होता है। तो इतने सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। इतने सारे अंग मिलकर हमारा क्या बनाते हैं? उत्सर्जन तंत्र। तो अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जन तंत्र के अंग है, तो किडनी हो गया, मूत्रवाहिनी हो गया, मूत्राशय हो गया, मूत्र मार्ग हो गया, ठीक है। जैसे इसको हम डायग्राम पे लाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना, ज्यादा समझ में आएगा। तो इनको डायग्राम से दिखा देता हूँ मैं। गॉड ने हम लोगों को एक जोड़ा किडनी दिया है, क्यों? ताकि ये किडनी समय समय पर शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाले। किडनी का शेप राजमा के आकार का या बीन शेप्ड होता है ना, मतलब जो सेम के बीज के आकार का, बीन शेप्ड। तो ये हमारे पास होती है वन पेयर किडनी। किडनी को हिंदी में विरक कहते हैं, आम बोलचाल में इसी को गुर्दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुर्दा। अच्छा, प्रत्येक किडनी से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बाहर निकलती है, नलिका जैसी संरचना। ये जो नलिका जैसी संरचना निकल रही है माय डियर फ्रेंड्स, इसी को हम कहते हैं यूरेटर। ये जो नलिका जैसी संरचना निकली है इसी को यूरेटर कहते हैं। यूरेटर, मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी, ठीक है, मूत्रवाहिनी। और ये मूत्रवाहिनियाँ जो हैं वो एक ब्लैडर जैसी संरचना में आकर खुलती हैं। किसमें आकर खुलती हैं? एक ब्लैडर जैसी संरचना में आकर खुलती हैं। ये देखिए, एक ब्लैडर जैसी संरचना में ऐसे आकर खुलती हैं। और इस ब्लैडर जैसी संरचना को हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर अर्थात मूत्राशय, जहाँ पे मूत्र यानी यूरिन इकट्ठा होता है और फिर इस रास्ते होता हुआ यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये यूरिन निकल गया बाहर, है ना।
ये मूत्र बाहर निकल गया। मूत्र जिस रास्ते से होता हुआ शरीर से बाहर निकलता है उस रास्ते को हम यूरेथ्रा कहते हैं। मूत्र मार्ग क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग क्या कहते हैं गाइस? मूत्र मार्ग। तो ये देखिए एक जोड़ा किडनी हुआ और किडनी से ये नलिका जैसी संरचना निकल रही है जो मूत्र को कहाँ लाके जमा कर देती है? यूरिनरी ब्लैडर में लाके जमा कर देता है और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे शरीर में मूत्र का सही पथ क्या है तो ऐसे आपको ऑप्शन में दे देगा किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। क्या दे देगा कि मूत्र का सही पाथ क्या है? तो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। 3 ऑप्शन इसमें से मिला जुला के बना देगा जो कि गलत होगा। तो किडनी में बनेगा यूरिन और यूरिन जो है वो मूत्र वाहिनियों द्वारा यहाँ पे आके जमा होगा यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा होता हुआ बॉडी के बाहर चला जाएगा। बॉडी के बाहर चला जाएगा। ये आपका क्या है? ये आपका देखिएगा कि भाई किस तरह से ये यहाँ पे यूरिन बनेगा। यहाँ पे देखो आके जमा हो रहा है, देखो बढ़ता जा रहा है यूरिन, भरता जा रहा है ब्लैडर और फिर बॉडी से बाहर निकल जाएगा। आके जमा हो रहा है कहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर में आके जमा हो रहा है। बन रहा है कहाँ? किडनी में। और ये मूत्र वाहिनियों द्वारा आकर यूरिनरी ब्लैडर में देखो जमा हो रहा है यूरिन। ठीक है, बात आ रही समझ में? ठीक है, बाकी देखते हैं कैसे ये काम करेगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई मानव उत्सर्जन तंत्र के कितने भाग हैं? तो किडनी है एक जोड़ा यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है, एक यूरेथ्रा है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। अगर आप इसका लोकेशन देखना चाहते हो कि आपकी बॉडी में ये किडनी कहाँ पे होता है, तो किडनी ये हमारे लोअर एब्डोमेन में होता है, निचले उदर में स्थित होता है, लगभग यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे किडनी होगा पीछे साइड में इधर। तो ये किडनी हुआ देखो, और किडनी से ये जो नली निकल रही है इसको हम क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं। देखो मूत्रवाहिनी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मूत्रवाहिनी कह रहे हैं। ठीक है, और ये मूत्रवाहिनी जो है मूत्र को यहाँ पे लाके जमा कर देगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ब्लैडर, मूत्राशय कह रहे हैं। और ये जो मूत्राशय में यूरिन है यूरेथ्रा होता हुआ बॉडी से ऐसे बाहर निकल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा, अर्थात मूत्र मार्ग कहते हैं। तो ये आपका पोजीशन होता है आपकी बॉडी में कि हमारी बॉडी में किडनी कहाँ पे होता है? तो ये लोअर एब्डोमेन में होता है। यहाँ से ये नलिका आ रही है जिसको हम यूरेटर कह रहे हैं। ब्लैडर में आके यूरिन जमा हो रहा है, यूरेथ्रा होता हुआ बॉडी से बाहर निकल रहा है। तो वो रास्ता जिससे होकर यूरिन बॉडी से बाहर डिस्चार्ज हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं बच्चा? यूरेथ्रा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यूरेथ्रा कह रहे हैं। दिस इज यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। ठीक है, चलिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लेफ्ट किडनी होती है, लेफ्ट किडनी, ये वाला कौन सा किडनी है? ये वाला जो है राइट किडनी है। ये वाला राइट किडनी है, ये वाला किडनी क्या है? लेफ्ट किडनी है। आप जानते हैं कि द राइट किडनी इज जनरली स्लाइटली क्या? स्लाइटली स्मॉलर एंड लोअर इन पोजीशन। ये देखिए आपका राइट साइड में लीवर है, इधर आपका स्टमक है, तो राइट साइड में लीवर होने की वजह से ये लीवर राइट किडनी को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता है, ऐसे धंसा देता है। तो राइट किडनी जो होता है वो थोड़ा नीचे होता है और साइज में छोटा होता है, और लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर होता है। तो आप देखिएगा कि ये जो आपका लेफ्ट किडनी है वो थोड़ा ऊपर है और साइज में क्या है? बड़ा है। लेकिन जो राइट किडनी है वो साइज में थोड़ा सा छोटा है और नीचे है, छोटा है और नीचे है। तो लेफ्ट किडनी ऊपर है और बड़ा भी है, और लेफ्ट किडनी थोड़ा साइज में छोटा है और नीचे है। क्योंकि आपका राइट साइड यहाँ पे हाथ रखा है मैंने ना, ये आपका लीवर है, तो राइट साइड में लीवर है जिसकी वजह से राइट किडनी थोड़ा नीचे दब गया है। तो राइट किडनी थोड़ा नीचे है और साइज में छोटा है। इस बात को हमने यहाँ पे लिखा है कि द राइट किडनी इज जनरली स्लाइटली स्मॉलर। राइट किडनी जो है ये वाला लेफ्ट है, लेफ्ट जो है थोड़ा ऊपर है और राइट किडनी थोड़ा नीचे है क्योंकि लीवर ने इसको दबा रखा है ना। तो द राइट किडनी इज जनरली स्लाइटली स्मॉलर एंड लोअर देन द लेफ्ट टू मेक स्पेस फॉर लीवर, लीवर के लिए स्पेस बनाने के लिए, है ना। तो दायां विरक आकार में थोड़ा छोटा एवं नीचे होता है जिससे यकृत के लिए स्थान बन सके। वजन की बात करेंगे तो पुरुषों में जो किडनी का वजन होता है बच्चे वो होता है 125 से 170 ग्राम, और महिलाओं में जो होता है किडनी का वजन 115 से 155 ग्राम के करीब होता है। हो सकता है कभी इस तरह का सवाल पूछ दे। बात आ रही समझ में? लेफ्ट साइड में हल्का दर्द होता है, उसकी कई वजह हो सकती हैं, गैस वगैरह बनता होगा, बहुत ज़्यादा है तो फिर तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, उसकी कई वजह हो सकती हैं। हल्का-हल्का तो हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की बात करेंगे कि किडनी काम कैसे करता है और ये ब्लड को फ़िल्टर कैसे कैसे करता है, ठीक है? सोनल कुमारी, आवाज़ और नहीं चल रही है मेरी। हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या है कि हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ बन रहे हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं, जो उत्सर्जी पदार्थ बन रहे हैं, उनको समय-समय पर बॉडी से बाहर निकालना। और हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन-कौन से अंग हैं, कितने अंग मिलकर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं? तो आपने कहा था कि सर वो किडनी है एक जोड़ा, यूरेटर है एक जोड़ा, मूत्र नली या मूत्र वाहिनी भी इसको लिख देते हैं कभी-कभी। क्या लिख देते हैं? मूत्र नली या मूत्र वाहिनी, है ना? और यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय, और एक यूरेथ्रा होता है। कैसे ये होता है और कैसे ये काम करता है, उस पे ज़रा हम एक नज़र डालते हैं फिर से। तो ये मान लिया कि आपकी किडनी है, दिस इज द राइट किडनी एंड दिस इज द लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी साइज में थोड़ा बड़ा और ऊपर होता है,
ये जो नली सी निकल रही है दोनों ही किडनी से एक एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो निकल रही है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया था आपका यूरेटर। सो दिस इज योर यूरेटर माय डियर फ्रेंड्स। अब ये यूरेटर जो है वो एक एक ब्लैडर जैसी संरचना में, है ना, थैलीनुमा संरचना में ऐसे आकर खुल रहा था। तो ये जो आपका यूरेटर था एक ब्लैडर जैसी संरचना में आकर ऐसे खुल रहा था, एक ब्लैडर जैसी संरचना में ऐसे आकर खुल रहा था। इसको बोल रहे थे यूरिनरी ब्लैडर। क्या कह रहे थे बच्चे? यूरिनरी ब्लैडर। तो ये हो गई किडनी, ध्यान से सुनिएगा। दिस इज आवर किडनी। राजमा के आकार का यह बीन शेप्ड होता है। किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं। और दोनों ही किडनी से एक एक नलिका जैसी जो संरचना निकल रही है इसी का नाम है यूरेटर, मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी। और ये जो आपको दिख रहा है थैला जैसा, यही है यूरिनरी ब्लैडर, जिसको सिर्फ ब्लैडर भी लिख सकते हैं आप, मूत्राशय, मूत्राशय, ठीक है। और जिस रास्ते से होता हुआ यूरिन बॉडी से बाहर निकल गया, यहाँ से देखो यूरिन निकल गया, मूत्र जिस रास्ते से होता हुआ मूत्र शरीर के बाहर निकलता है उसको कहते हैं हम लोग यूरेथ्रा। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंग हो गए, अंग हो गए। अब देखिए जरा समझिए कि ये कैसे फंक्शन करता है। ये डायग्राम सबको समझ में आ गया? अब देखिए ये कैसे फंक्शन करता है। तो मैंने आपको बताया था गाइज कि यूरिया कहाँ बनता है? तो लीवर में बनता है। ध्यान से सुनिएगा, यूरिया कहाँ बनता है? लीवर में बनता है, ठीक है। यूरिया हमारे लीवर में बनता है और जो है ये यूरिया वाला ब्लड जो है वो हमारे किडनी से होकर गुजारा जाता है। यूरिया वाला ब्लड हमारे किडनी से होकर क्या होता है? गुजारा जाता है। तो यूरिया बन रहा है हमारे लीवर में, यूरिया बन रहा है हमारे लीवर में। तो जाहिर सी बात है कि जो ब्लड लीवर से आएगा उसमें ढेर सारा क्या मिक्स होगा? यूरिया मिक्स होगा। तो देखो लीवर से आ रहा होता है डर्टी ब्लड, हम क्या कह रहे हैं? डर्टी ब्लड आ रहा होता है ना, विषैला रक्त या गंदा रक्त जो भी कह लीजिए, विषैला रक्त या गंदा रक्त, डर्टी ब्लड आ रहा है कहाँ से? लीवर से, फ्रॉम लीवर, फ्रॉम लीवर। यकृत से आ रहा है आपका गंदा खून, यकृत से आ रहा है डर्टी ब्लड। इसको हम डर्टी ब्लड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें ढेर सारा यूरिया मिक्स होगा, यूरिया मिक्स होगा। तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि यूरिया कहाँ बनता है, तो आपने कहा सर लीवर में यूरिया बनता है। तो जाहिर सी बात है कि जो ब्लड लीवर से आएगा उस ब्लड में ढेर सारा यूरिया मिक्स होगा जी। तो ये ब्लड आ रहा है कहाँ से? ये ब्लड आ रहा है आपका, ये ब्लड आ रहा है लीवर से। तो इस लीवर वाले ब्लड में ढेर सारा यूरिया मिक्स होगा। देखो ये यूरिया मिक्स है इसमें। जाहिर सी बात है कि जो ब्लड आएगा लीवर से उसमें ढेर सारा यूरिया तो होगा, इसीलिए से हम डर्टी ब्लड बोल रहे हैं। अब इस यूरिया वाले ब्लड को किडनी से होकर गुजारा जाता है। किडनी में जैसे ही ब्लड प्रवेश करेगा, यहाँ पे किडनी के अंदर हाई प्रेशर होने के कारण, उच्च दाब होने के कारण ब्लड में जो भी यूरिया है, ब्लड में जो भी यूरिया है वो फिल्टर हो होकर, है ना, ब्लड में जो भी यूरिया है वो फिल्टर हो होकर, है ना, ये जो यूरिया है ब्लड में जो भी यूरिया है वो फिल्टर हो होकर यहाँ पे आपका जमा होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए यूरिया सारा जमा हो रहा है, इधर से भी सेम तरह से फिल्टर होके आएगा। और इस दौरान इस यूरिया में ढेर सारा वाटर मिक्स हो जाता है। तो यूरिया प्लस ढेर सारा पानी और प्लस अदर वेस्ट मटेरियल, प्लस अदर वेस्ट मटेरियल, अन्य उत्सर्जी पदार्थ, यूरिया प्लस ढेर सारा पानी प्लस अन्य उत्सर्जी पदार्थ मिलकर कहलाते हैं क्या? यूरिन। क्या कहलाएंगे? मूत्र। तो यूरिया प्लस ढेर सारा पानी प्लस अन्य उत्सर्जी पदार्थ मिलकर क्या बन गया? यूरिन बन गया। और ये यूरिन इस रास्ते से निकल गया बॉडी से बाहर। और क्लीन्ड ब्लड, देखो किडनी से जो ब्लड बाहर निकल रहा है वो कैसा है? बिल्कुल क्लीन्ड ब्लड है, यूरिया फ्री, इसमें यूरिया नहीं होगा, शुद्ध रक्त होगा। तो आप देखो कि किडनी दरअसल कर क्या रहा है। किडनी क्या कर रहा है कि ब्लड में जो यूरिया है, जो एक्स्ट्रा वाटर है और अदर वेस्ट मटेरियल्स, जो अन्य उत्सर्जी पदार्थ है, उसको यूरिन के फॉर्म में इस रूट से बॉडी से बाहर निकाल दे रहा है और क्लीन्ड ब्लड को बॉडी में पहुंचा दे रहा है। तो केंट देता है शुद्ध पानी और किडनी क्या देता है? शुद्ध रक्त। तो किडनी इज इक्वल टू क्या हो गया? केंट हो गया। इसका मतलब क्या है कि किडनी हमारे शरीर का क्या है? फिल्टर मशीन है, केंट है अपनी बॉडी का। जैसे आपने देखा होगा, ये मान लिया आपका केंट है ना, तो केंट के अंदर आपने देखा होगा इस तरह से छोटे छोटे आपके फिल्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। अब इस केंट से आप इम्प्योर वाटर को गुजारते हो, तो ये जो है पानी इन सभी फिल्टर से छनता हुआ क्या होता है कि आप जो है यूज करते हो प्योर वाटर, और एक पतले से पाइप से अशुद्धियां निकलती रहती हैं। देखा है? ठीक उसी तरह से क्या कर रहा है, इसको आप थोड़ी देर के लिए केंट समझ लो, एक किडनी को आप क्या समझ लो? केंट समझ लो। तो देखो ये क्या कर रहा है कि ब्लड में जो यूरिया है, अन्य उत्सर्जी पदार्थ है, उसको इस रास्ते बॉडी से बाहर कर दिया और क्लीन ब्लड में बॉडी में सप्लाई कर दिया। जैसे केंट से आप गुजारते हो पानी, तो ये प्योर वाटर आप ले रहे हैं और अशुद्धियां जो है क्या होती हैं, समय आपके एक पतले से पाइप से क्या होती है? निकलती जाती हैं अशुद्धियां, ठीक है। अशुद्धियां, अशुद्धियां पतले से पाइप से निकलती जाती हैं। ठीक ऐसा ही काम कर रहा है हमारा किडनी। तो केंट देता है शुद्ध पानी और किडनी क्या देता है? शुद्ध रक्त। तो किडनी इज इक्वल टू क्या हो गया? केंट हो गया। मतलब किडनी हमारे शरीर का क्या है? फिल्टर मशीन है। किडनी जो है गाइस हमारे शरीर का जो है वो फिल्टर मशीन है। देखो किडनी क्या कर रहा है, जिस तरह से हम फिल्टर करते हैं ना किसी भी चीज को, उसी तरह से किडनी जो है वो हमारे ब्लड को क्या कर रहा है? फिल्टर कर देता है ना।
तो केंट देता है शुद्ध पानी और किडनी देता है हमारा शुद्ध रक्त। किडनी देता है हमारा शुद्ध रक्त। लेकिन देखिए, अगर मैं केंट की बात करूं तो केंट वाटर को प्यूरिफाई करता है क्या? नहीं ना। केंट वाटर को प्यूरिफाई नहीं करता। आपने देखा होगा केंट के अंदर छोटे छोटे ये फिल्टर्स लगे होते हैं, वाटर को वो प्यूरिफाई करते हैं और नाम होता है केंट का, होता है ना। ठीक उसी तरह से किडनी जो है वो ब्लड को प्यूरिफाई नहीं करता। प्रत्येक किडनी को आप काट कर देखेंगे तो प्रत्येक किडनी में 1 मिलियन छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं। उन नलिकाओं को हम कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। तो प्रत्येक किडनी में 1 मिलियन छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, उनको कहते हैं नेफ्रॉन। और जो किडनी की रचना किसने की? नेफ्रॉन ने की। ये जो 1 मिलियन नेफ्रॉन एक साथ रह रहे हैं उसका नाम लोगों ने क्या दे दिया? किडनी। तो किडनी की रचना किसने की? नेफ्रॉन ने। और ब्लड को फिल्टर भी कौन कर रहा है? नेफ्रॉन। इसलिए किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन को वृक्क की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। रचनात्मक क्यों? किडनी की रचना किससे हुई? नेफ्रॉन से। और कार्य भी कौन कर रहा है? नेफ्रॉन। यानी फिल्टर कौन कर रहा है? नेफ्रॉन कर रहा है। जिस तरह से केंट वाटर को फिल्टर नहीं कर रहा है, केंट के अंदर ये छोटे छोटे फिल्टर्स लगे होते हैं, वो वाटर को फिल्टर कर रहे हैं, नाम हो रहा है केंट का। ठीक उसी तरह से किडनी भी हमारी छोटी छोटी नलिकाओं से मिलकर बनी होती है, उन नलिकाओं को कहते हैं नेफ्रॉन। तो किडनी की रचना किसने की? नेफ्रॉन ने। इसीलिए नेफ्रॉन को कहते हैं रचनात्मक इकाई। और फिल्टर भी ब्लड को कौन कर रहा है? नेफ्रॉन। तो कार्य भी नेफ्रॉन कर रहा है और रचना भी नेफ्रॉन ही कर रहा है किडनी की। इसलिए किडनी की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को हमने क्या नाम दिया है? नेफ्रॉन नाम दिया है। तो इस पॉइंट को पहले हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे कि ईच किडनी इज मेड अप ऑफ 1 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ 1 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। प्रत्येक वृक्क यानी गुर्दा 1 मिलियन छोटी छोटी नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। और चूंकि किडनी की रचना नेफ्रॉन से हुई है, इसलिए नेफ्रॉन को वृक्क की रचनात्मक इकाई कहते हैं। तो किडनी की रचना नेफ्रॉन ने की है और कार्य भी नेफ्रॉन कर रहा है, मतलब फिल्टर भी नेफ्रॉन ही कर रहा है। इसलिए रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई हो गई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। नेफ्रॉन का एक दूसरा नाम भी है, वो यूज कर सकता है। नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का दूसरा नाम है गाइस यूरिनीफेरस टिब्यूल्स। क्या नाम है? यूरिनीफेरस टिब्यूल्स, है ना। नेफ्रॉन को और क्या कहते हैं? वृक्क नलिकाएं, या किसी किसी बुक में वृक्काणु लिख देता है, वृक्काणु, है ना। तो प्रत्येक किडनी 1 मिलियन नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है और यही नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। इसलिए नेफ्रॉन को किडनी की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं। याद हो गया? शुद्ध रक्त का पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। 7.4 कितना होगा? ब्लड का पीएच कितना मानते हैं? 7.4 मानते हैं। हाँ, आपका स्किन भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ गया ना। ये भी पसीना को निकालता है, उससे पसीने से आपका निकल जा रहा है, मिनरल्स वगैरह निकल जा रहे हैं। क्या इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी? बताइए। देवेंद्र, अनमोल शर्मा, नपीना आज़ाद खान, अनमोल शर्मा, सावन कुमार। यूरिन को अपने आप बाहर निकलने से रुकता है स्फिनिक्टर। यहाँ पे क्या होते हैं? स्फिनिक्टर होते हैं, एक वॉल्व जैसा होता है ना, जो यूरिन को अपने आप बाहर निकलने से रोकता है। अगर ये कमजोर हो गया, जैसे देखा होगा बुढ़ापा में ये जो स्फिनिक्टर होता है ना, वो कमजोर हो जाता है, इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है टिश्यूज की ना, तो आपने देखा होगा कि उसको फिर अपने आप पेशाब होना शुरू हो जाता है। ठीक है। मानवीर कह रहे हैं कि सर मैं परेशान हो गया हूँ। क्यों परेशान हो गया बच्चा? सृष्टि मीना कह रहे हैं कि सर मेरा कमेंट नहीं देखते हो। देख तो लिया। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेफ्रॉन के विभिन्न भाग, है ना, उसकी थोड़ी सी संरचना आउटलुक आपको दिखा देता हूँ। चलो, तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि किडनी की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन जब बनाएगा थोड़ा अंदर से तो आप परेशान हो जाइए। सबसे पहले नेफ्रॉन के हम भाग दिखा देते हैं आपको, और यहाँ से पूछे जाने वाले क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा नाम आपको यहाँ पर परेशान करेगा, लेकिन एक बार आप देख लेंगे, है ना। सर यूरिन येलो क्यों होता है? ये पिछले क्लास में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। यूरिन का येलो कलर का कारण क्या होता है? यूरोक्रोम। नया एडमिशन है क्या अनमोल? नया एडमिशन है बच्चा, तो आप पिछला देख लीजिएगा, उसमें यूरिन का पीएच कितना होता है, यूरिन का कलर येलो क्यों होता है, वो सारी बातें हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से डिस्कस करी हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि प्रत्येक किडनी को हम काट कर देखेंगे तो प्रत्येक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होंगे। तो 1 मिलियन नेफ्रॉन जो एक साथ रह रहे हैं, इसी को हम किडनी कहते हैं। तो किडनी की रचना किसने की? नेफ्रॉन ने। और ब्लड को फिल्टर भी कौन कर रहा है? नेफ्रॉन। इसलिए नेफ्रॉन को किडनी की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं, है ना। हाँ, यूरोक्रोम पढ़ा था ना, वेरी गुड। नाउ अब नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स हैं? तो ग्लोमेरुलस, है ना, पहला पार्ट। दूसरा है आपका बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस क्या है? साइंटिस्ट का नाम है। नेक्स्ट है आपका पीसीटी। पीसीटी को हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, समीपस्थ समवलित नलिका, समीपस्थ समवलित नलिका। डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, दूरस्थ समवलित नलिका। लूप ऑफ हेनले, हेनले का पाश। ये सब के सब किसके भाग हो गए? तो नेफ्रॉन के भाग हो गए। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? आपका नेफ्रॉन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नेफ्रॉन बनाते हैं। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? नेफ्रॉन। ये सब नेफ्रॉन के पार्ट हैं।
ये सब क्या है? नेफ्रॉन के भाग हैं। और सारा का सारा नेफ्रॉन जाके फिर जुड़ता है किसके साथ? तो कलेक्टिंग डक्ट, संग्राहक नलिका के साथ जुड़ता है। जैसे मैं आपसे सिंपल सा सवाल करूं, जैसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछ दूं कि ग्लोमेरुलस इज अ पार्ट ऑफ, ग्लोमेरुलस किसका भाग है? तो उत्तर क्या बोलिएगा? नेफ्रॉन का भाग है। ऑप्शन में अगर नेफ्रॉन नहीं है तो क्या रहेगा? किडनी, क्योंकि नेफ्रॉन किसका भाग है? किडनी का भाग है। और अगर किडनी भी ऑप्शन में ना हो तो क्या रहेगा? क्या रहेगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम रहेगा। क्या रहेगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम अर्थात क्या? उत्सर्जन तंत्र, क्योंकि किडनी किसका पार्ट है? उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है। बात समझ में आया कैसे कैसे क्वेश्चन को घुमा सकता है? जैसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दे कि ग्लोमेरुलस किसका भाग है, तो कहेगा सर नेफ्रॉन का। ऑप्शन में नेफ्रॉन नहीं है तो किडनी, किडनी नहीं है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसी प्रकार सिंपल, बॉमेन्स कैप्सूल किसका भाग है? तो फिर से वही चलेगा, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन नहीं है तो किडनी, किडनी नहीं है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम। पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, हेनले क्या है? साइंटिस्ट का नाम है। हेनले साहब ने इस नेफ्रॉन के इस पार्ट को एक्सप्लेन किया था, है ना। तो यहाँ पे ये नेफ्रॉन के पार्ट हो गए। अब इसको थोड़ा डायग्राम से दिखा देता हूँ। ऐसे डायग्राम की जरूरत नहीं है आप लोगों के एग्जाम के लिए। अगर हम नीट के बच्चों को पढ़ा रहे होते तो उस डायग्राम को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये याद रखना है बस कि नेफ्रॉन का कौन सा भाग है। तो सिंपल आपको याद रखना है, ग्लोमेरुलस, बॉमेन्स कैप्सूल, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ संवलित नलिका, डीसीटी डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दूरस्थ संवलित नलिका, लूप ऑफ हेनले, लूप मतलब पाश, है ना, इस तरह से घुमा हुआ हेनले का पाश, ये सब मिलकर क्या कहलाया? नेफ्रॉन। और प्रत्येक नेफ्रॉन किससे जाके जुड़ा रहेगा? कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा रहेगा। जैसे एक सिंपल सा हम डायग्राम बना देते हैं नेफ्रॉन का। ये देखो, ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का ये वाला पार्ट जो कप जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं बच्चा बॉमेन्स कैप्सूल। डायग्राम आपको बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये टाइम का लॉस होगा। बॉमेन्स कैप्सूल आप लोगों के एग्जाम में इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं है ना। बॉमेन संपुट जिसको कहते हैं, या कैप्सूल भी लिख सकते हैं, बॉमेन संपुट। उसके बाद बच्चे ये देखिए, ये यहाँ पे थोड़ा ये टेढ़ा सा हो जाता है, इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद ये ऐसा चला, हेयर पिन जैसा हुआ, ये ऐसा, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। उसके बाद ये थोड़ा यहाँ पे आकर भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होगा, ये कहलाएगा डीसीटी। क्या कहलाएगा? डीसीटी कहलाएगा। देखो इस तरह का संरचना होता है ना। तो ये हो गया पीसीटी, ये हो गया आपका लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, हेनले का पाश, हेनले का पाश। ये क्या हो गया? आपका डीसीटी हो गया, डीसीटी अर्थात डिजिटल, उधर लिखा हुआ है मैंने, कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, दूरस्थ समवलित नलिका, है ना। और ये हुआ आपका कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका, ठीक है जी, संग्राहक नलिका। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका होगा, यहाँ पे जो आपका होगा वो होगा ये आपका ग्लोमेरुलस। ये देखिए, ये ग्लोमेरुलस है। ये वेन आया और यहाँ पे आकर पतली पतली नलिकाओं में टूट गया, तो ये जो कैपिलरीज का गुच्छा है इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस, हिंदी में भी ग्लोमेरुलस। इधर से ब्लड जा रहा है, यहाँ पे प्रेशर हाई हो रहा है, तो यहाँ से ब्लड छन छन कर जो है आ रहा है, इससे गुजर रहा है, यूरिन बन रहा है, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपके एग्जाम के लिए। ये आपका टाइम टेकिंग है और बेवकूफ़ी पना है। आप लोगों के एग्जाम के लिए बस आपको देखो ये वाला पॉइंट याद रखना है, यही आप याद रख लेते हो तो बहुत है। जैसे नेफ्रॉन के पार्ट क्या क्या है, तो ग्लोमेरुलस ऐसे दिमाग में सेट कर लीजिएगा, नेफ्रॉन का पार्ट है। बॉमेन्स कैप्सूल क्या है, तो आप कहेगा सर नेफ्रॉन का पार्ट है। पीसीटी, डीसीटी नेफ्रॉन का पार्ट है, और लूप ऑफ हेनले नेफ्रॉन का पार्ट है। सारे नेफ्रॉन किससे जाके जुड़े रहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट से। जैसे यहाँ से दूसरा, फिर ये नेफ्रॉन आकर के आपका जुड़ा रहेगा, दूसरा नेफ्रॉन आकर यहाँ से ऐसे आकर जुड़ा रहेगा, यहाँ से तीसरा नेफ्रॉन जुड़ा रहेगा, चौथा नेफ्रॉन आकर ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? परिसंचरण पार्ट के प्रैक्टिस सेशन में 30 में से 27 से हुए, बहुत अच्छा है स्कोर। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है। मुझे तो लग रहा था समझ में आ ही नहीं रहा है लेक्चर आपका, क्योंकि हम थोड़ा सा लेवल को उठा के चलेंगे भाई। मधु, हाँ बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा है मधु, बताइए कोई दिक्कत है? तो ये नेफ्रॉन देखो, विभागर ने बोला सर नेफ्रॉन कैसा दिखता है, तो दिखा दिया ऐसे दिखता है, पर ये बेकार है। इसको आपको ना तो बनाना है ना ही आपको याद करना है बच्चा, ठीक है। आपको याद ये रखना है ऐसा कि भाई ये सब नेफ्रॉन के पार्ट हैं, ठीक है। चलो ठीक, दिक्कत कोई? हाँ बोलिए मधु, क्या है क्वेश्चन, बताइए। कमेंट आपका आ रहा है। चलो अब आते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, फंक्शंस ऑफ द किडनी। जैसे मैं आपसे पूछूं कि किडनी का क्या काम है, क्या सिर्फ किडनी का यही काम है कि शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना, या उसके और भी फंक्शंस हैं, उसके और भी कार्य हैं? तो किडनी के बहुत सारे फंक्शंस हैं माय डियर फ्रेंड्स, किडनी के बहुत सारे फंक्शंस हैं। जैसे एक फंक्शन तो आपको मैंने बता ही दिया कि ये शरीर से क्या करता है, उत्सर्जी पदार्थों को यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालता है, यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालता है, शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को यूरिन के फॉर्म में क्या करता है गैस, बाहर निकालता है। तो पहला तो हो गया रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल,
फ्रॉम द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को क्या करना, शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को क्या करना, बाहर निकालना। शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को क्या करना, बाहर निकालना। ये पहला काम हुआ। पहला काम क्या है, शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना। इट रिमूव्स वेस्ट मटेरियल्स और एक्सक्रीटिव मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा काम क्या है पता है, कि जो यूजफुल वाटर है ना, बॉडी को जितना पानी चाहिए उतना पानी पहले बॉडी में अवशोषित करवा देगा, और जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको बॉडी से यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देना। मतलब इट आल्सो टेक्स पार्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये जल का अवशोषण भी क्या करेगा, करवाएगा, है ना। तो जितनी पानी की जरूरत होती है उतना पानी बॉडी में अवशोषित करवा देगा और एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से बाहर निकाल देगा। उसके बाद है कि भाई इट आल्सो कंट्रोल्स योर ब्लड प्रेशर। ये हमारे रक्तदाब को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। आप कहिएगा सर रक्तदाब को कैसे नियंत्रित करेगा, रक्तदाब को कैसे नियंत्रित करेगा। देखिए, जैसे मान लिया कि आपको लूज मोशन हो गया, तो तीसरा काम है रक्तदाब को नियंत्रित करेगा। जैसे मान लिया बच्चा आपको लूज मोशन हो गया, आपकी बॉडी से ढेर सारा पानी मल के रूप में बाहर चला जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में किडनी क्या करेगा कि यूरिन का आउटपुट बंद कर देगा, यूरिन बनाना ही बंद करेगा। वो ज्यादा से ज्यादा पानी शरीर में अवशोषित करवाएगा और यूरिन का आउटपुट बंद करेगा, ताकि आपकी बॉडी से पानी और ज्यादा बाहर ना निकले। एक तो मल के थ्रू पानी बाहर निकल रहा है, यूरिन के थ्रू भी बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर लो होगा ना। जैसे आपके ब्लड में जो होता है प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा का 65% पानी होता है, 55%। तो अगर आपके शरीर में पानी की कमी होगी तो रक्त का आयतन भी कम होगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर तेजी से फॉल करेगा। तो वाटर स्कार्सिटी की कंडीशन में, मतलब आपके शरीर में अगर जल की कमी हो गई है, तो ऐसे कंडीशन में किडनी क्या करता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी बॉडी में एब्जॉर्ब करवाएगा और यूरिन का आउटपुट बंद कर देगा, यूरिन का बनना बंद कर देगा, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। एंड द फोर्थ फंक्शन इज इट आल्सो कंट्रोल्स द इलेक्ट्रोलाइट इन योर बॉडी। आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का नियंत्रण करेगा। किसका नियंत्रण करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का नियंत्रण करेगा। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आता है समझ में, व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है आयंस। किसका, आयन का। आयन का मतलब कि जैसे मान लिया कि कैल्शियम प्लस, है ना, सोडियम प्लस, है ना, क्लोरीन माइनस, है ना, पोटेशियम प्लस। तो ये जो आयंस होते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का भी नियंत्रण करेगा। जैसे कैल्शियम क्लोरीन की कमी हो गई, पोटेशियम आयन की कमी होगी, तो आपका मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, आपका नर्व भी ठीक से काम नहीं करेगा। तो ये इलेक्ट्रोलाइट का भी नियंत्रण करता है, इलेक्ट्रोलाइट का भी नियंत्रण करता है। ओके, तो किडनी के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं गाइस। देखो, किडनी के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। एक आपको याद रखना है, किडनी का दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है माय डियर फ्रेंड्स। एक होता है हमारा एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन उत्सर्जन। किडनी का दो मेजर फंक्शन है, एक होता है एक्सक्रीशन अर्थात उत्सर्जन, उत्सर्जन शरीर से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालना, और दूसरा मेजर फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन। क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है फ्लूइड बैलेंस या वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस, जल का नियंत्रण करना, जल का नियंत्रण करना, है ना। आपकी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस करना। जैसे पानी की कमी हुई तो किडनी क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा पानी शरीर में अवशोषित कराएगा, यूरिन का बनना बंद करवा देगा। तो अगर किडनी का दो मेजर फंक्शन पूछा जाए तो आप कहिएगा सर एक हो गया एक्सक्रीशन और दूसरा हो गया ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब फ्लूइड बैलेंस, शरीर में तरल का नियंत्रण करना। जैसे एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा कि किडनी के कार्य हैं उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना, रक्तदाब को नियंत्रित करना, इलेक्ट्रोलाइट को नियंत्रित करना, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो उत्तर क्या था, ऑल ऑफ दीज। उत्तर क्या था, ऑल ऑफ दीज। बात आ रही है समझ में। अनमोल शर्मा पूछ रहे सर जी टेस्ट भी शुरू हो गया, किस चीज का टेस्ट। मोहित करे इंटरेस्टिंग आईडी बता दीजिए, इंटरेस्टिंग आईडी क्या होता है। किडनी फेल क्यों होता है, आगे पढ़ेंगे राहुल कुमार अभी। किडनी फेलियर क्यों होता है, उसके कारण क्या क्या होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, उन सभी पहलुओं पे हम एक एक करके बात करेंगे। तो उत्तर हो जाएगा वहां पे ऑल। क्या हो जाएगा बच्चा, ऑल, है ना। बात समझ में आ रही है, तो इसको याद रख लेना इन चीजों को, ज्यादा विद्वान बनने की कोशिश नहीं करना, है ना। तो किसी भी टॉपिक में आपको ज्यादा विद्वान नहीं बनना, आपको ऑफिसर्स बनने हैं, एग्जाम निकालना है, तो उस हद में रह के पढ़ना होता है। मैं पढ़ाने का तो नीट से ऊपर लेवल आपको पढ़ा दूं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, देखिएगा मैंने LT ग्रेड की बायोलॉजी पढ़ाई है, वहाँ पे टोटल सिलेबस जो दिया हुआ है वो ग्रेजुएशन लेवल का दिया हुआ है ना। मतलब 9, 10, 11, 12 से भी ऊपर की चीज़ें हमने वहाँ पे बताई हैं। तो चूंकि वहाँ पे हमने इसलिए पढ़ाया है कि वहाँ पर उस एग्जाम की ज़रूरत थी उतनी पढ़ाना। वहाँ पे हम ये वाला पढ़ाते तो उन बच्चों के लिए बेकार था, ये GS में पढ़ाया जाता है। तो जिस एग्जाम का जितना बैंडविड्थ होता है ना, उतना पढ़ना चाहिए। अब जाके देखिएगा इसी एक्सक्रीशन को हमने वहाँ पे पढ़ाया होगा तो अलग अंदाज में पढ़ाया होगा, है ना। हमने जेनेटिक्स पढ़ाया वहाँ पे अलग अंदाज में पढ़ाया होगा, यहाँ पे हम बिल्कुल अलग अंदाज में देखेंगे। तो हर एग्जाम का अपना बैंडविड्थ होता है। इसी को हम अगर सीटेट के लिए पढ़ा रहे होते तो वहाँ पे पढ़ाने का अंदाज अलग हो जाता है, क्योंकि सीटेट में बिल्कुल NCERT 6 to 8 तक ही औकात है उसकी, है ना, उससे ऊपर उसका क्वेश्चन ही नहीं रहता। तो आपको भी अपने औकात में रह के पढ़ना है ना। नाउ अब आ जाइए प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, रक्त का शुद्धिकरण कौन कौन करता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रक्त का शुद्धिकरण कौन कौन करता है हमारे शरीर में, तो एक तो हो गया हमारा किडनी और दूसरा हमारा हो गया फेफड़ा। क्या हो गया, किडनी और फेफड़ा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। दोनों अपने अपने अंदाज में क्या कर रहा है, ब्लड को फिल्टर कर रहा है या नहीं कर रहा है, बताओ।
अरे भाई साहब, किडनी रक्त से क्या कर रहा है? यूरिया को बाहर निकाल रहा है। किडनी रक्त से क्या कर रहा है? यूरिया को बाहर निकाल रहा है। और फेफड़ा क्या कर रहा है? रक्त से CO2 को बाहर निकाल रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का शुद्धिकरण करता है किडनी, लंग, तीसरा ऑप्शन दे देता हूँ बोथ, और चौथा ऑप्शन दे देता हूँ नन, तो उत्तर क्या होगा बताइए? हमारे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण करते हैं किडनी, फेफड़ा, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपकी सर दोनों होगा, दोनों अपने अपने अंदाज में क्या कर रहा है? रक्त का शुद्धिकरण कर रहा है। किडनी रक्त से यूरिया को बाहर निकाल रहा है, अन्य उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाल रहा है, और फेफड़ा ब्लड से CO2 को बाहर निकाल रहा है। तो फेफड़ा भी हमारा उत्सर्जी अंग हो गया, हमारी त्वचा भी उत्सर्जन अंग में शामिल हो गई। और भी बताएंगे कि और कौन कौन सा उत्सर्जन अंग है ना? बात आ रही है? हाँ, जो मैं बायो पढ़ा रहा हूँ मधु, ये आप ये समझ के पढ़ लो कि हम एक ही बार बायो पढ़ रहे हैं, और फिर आप इसे हर एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे एक बार हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाने दीजिए, आप कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन बैंक ले लेना प्रीवियस ईयर का, है ना? और क्वेश्चन बनाना, ना बने तो फिर मुझसे कहना, है ना? तो यहाँ पे उत्तर हमारा हो जाएगा बोथ, लेकिन दोनों में से किसी एक को ही चुनना है। जैसे मैंने कहा कि प्यूरिफिकेशन ब्लड का कौन करता है, जैसे मैंने ऑप्शन दे दिया किडनी, विरक। देखो ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ मैं, हमने दे दिया लंग्स, फेफड़ा। सपोज इन थर्ड ऑप्शन वी हैव हार्ट, हृदय, हृदय, और चौथा ऑप्शन मैंने दे दिया लीवर। अब बताओ, यहाँ पे तो बोथ था, किडनी और लंग्स दोनों को ऑप्शन में हमने डाला था, तो उत्तर हो गया बोथ। यहाँ पर बोथ नहीं है, दोनों में से अब किसी एक को प्रायोरिटी देनी है। रक्त का शुद्धिकरण किडनी भी करता है, लंग भी करता है, लेकिन यहाँ पर बोथ नहीं है, दोनों में किसी एक को प्रायोरिटी देनी है। बोलो किसको दोगे? वो फेस पर पिंपल इसलिए होता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जब आदमी एडोलेसेंस को पहुंचता है ना, मतलब जब बचपने से जवानी की दहलीज पर जब आदमी कदम रखता है, तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से पिंपल्स होते हैं। तो अभी आप जितना कर लीजिएगा वो कुछ नहीं होने वाला है, वो फिर धीरे 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 वो सही होता है फिर, है ना? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हमारा किडनी। अब यहाँ पे हम किडनी को प्रायोरिटी देंगे। हार्ट तो मैंने आपको बता रखा है कि हार्ट सिर्फ और सिर्फ पंपिंग स्टेशन है, वो ब्लड को क्या करता है? पूरी बॉडी में बस पंप करता है। लिखा था ना कि हार्ट इज द पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी। उसका काम रक्त को शुद्ध बुद्ध करना नहीं है। ये हार्ट ने ब्लड को पंप करके दे दिया किडनी के पास, और कहाँ? फेफड़ों के पास पहुंचा दिया। ये लोग अब अपना टेंशन ले रहे हैं, उसका काम है बस ब्लड को पहुंचा देना, और कोई टेंशन नहीं लेता आपका हृदय। ठीक है, अब आ जाइए, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बच्चा, और वो है किडनी स्टोन के बारे में। किसके बारे में? किडनी स्टोन, जिसको हम पथरी कहते हैं। अब देखो, आपके शरीर में पत्थर हो सकता है क्या? पत्थर नहीं हो सकता ना। बात आ रही है समझ में? तो किडनी स्टोन, शरीर में पत्थर तो हो नहीं सकता, तो होता क्या है? देखिए, ये जो होता है, कैल्शियम जो होता है, आपके शरीर में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। कैल्शियम, कैल्शियम जो होता है वो ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। ऑक्जेलिक, कैल्शियम जो है गैस, वो ऑक्जेलिक एसिड के साथ, ऑक्जेलिक अम्ल के साथ क्या करता है बच्चा? प्रतिक्रिया करता है, और एक सॉल्ट बना लेता है, उसका नाम है कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये कैल्शियम ऑक्जेलेट क्या है? एक सॉल्ट है। क्या है? एक सॉल्ट है, एक लवण है। और ये कैसा हो जाता है? हार्ड हो जाता है। हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाएगा, और जगह जगह पर किडनी में जाकर इकट्ठा होने लगेगा। जब इसको आप ऑपरेशन करके निकालते हैं तो ये थोड़ा स्टोन जैसा, पत्थर जैसा दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं किडनी स्टोन। तो अगर आपसे कभी ऐसा सवाल पूछ लेता है कोई कि किडनी स्टोन क्या होता है, तो आप कहेगा सर ये कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। किडनी स्टोन क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। कैसे बनता है? कैल्शियम ऑक्जेलिक अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो सॉल्ट बन जाता है, और ये सॉल्ट हार्ड हो जाता है और किडनी में जगह जगह पर इकट्ठा होता है। जब इसका साइज बढ़ने लगेगा, है ना, लगभग 10 mm 12 mm के करीब जब साइज बढ़ेगा, तो आपके पेट में अचानक बहुत तेज दर्द महसूस होगा। वो दर्द इतना होगा कि आप जो भी इंजेक्शन लगा लो, जो भी पेन किलर खा लो, आराम नहीं मिलेगा। वॉमिटिंग टेंडेंसी रहेगी, जिसको हम नौजिया कहते हैं, है ना, उल्टी आएगी, ठीक से डाइजेशन में भी प्रॉब्लम रहेगा। तो जब भी इस तरह का दर्द महसूस हो, तुरंत आप अल्ट्रासाउंड कराइए। तो अल्ट्रासाउंड कराने के बाद तुरंत आपको पता चल जाता है कि इस बंदे को स्टोन हो गया। अगर स्टोन छोटा है तो आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो वो हो सकता है यूरिन के रास्ते बाहर आ जाए, हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर साइज़ बड़ा हो गया है तो फिर इसका सर्जरी ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि अगर फिर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो ये किडनी को डैमेज करेगा। तो बेटर होता है कि उसकी सर्जरी से क्या कर चाहिए, उसको निकलवा लेना चाहिए। अब देखिए, किडनी स्टोन की कई वजह हो सकती हैं, उनमें से एक वजह है आपका कम पानी पीना। कोई आदमी बहुत ही कम पानी पी रहा है तो उसको किडनी स्टोन हो सकता है। क्या हो सकता है? किडनी स्टोन हो सकता है। तो सिंपल इतना, ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। किडनी स्टोन क्या है, रट लीजिए, कैल्शियम ऑक्जेलेट। उसके बाद आ जाइए यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन क्या है? तो एक दवा है, एक औषधि है, एक मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल हम यूरिनरी डिजीज, मतलब मूत्र रोगों के उपचार में करते हैं, है ना? तो सिंपल याद रखना है कि यूरोट्रोपिन क्या है? एक औषधि है जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? मूत्र रोगों के उपचार में करते हैं, और कुछ याद नहीं रखना है। उसके बाद एक और टर्म हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, डायलिसिस और डायलाइज़र, जहाँ से आपको अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, अगर किसी आदमी का किडनी दोनों खराब हो गया, किसी आदमी के दोनों ही किडनी खराब हो गए। अच्छा, आप ये सर किडनी खराब होने की वजह क्या हो सकती है? किडनी फेलियर की क्या-क्या वजह हो सकती हैं? तो किडनी फेलियर की एक वजह तो हो सकती है बहुत कम पानी पीना। कम पानी पीते हैं, जैसे लगभग दिन भर में कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी आपको पीना चाहिए, उससे कम पानी पी रहे हैं, तो किडनी खराब हो सकता है। बहुत ज़्यादा शराब पीना, जाम पे जाम छलकाए जा रहे हैं, किडनी फेल हो जाएगा।
बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना, थोड़ी सी बीमारी हुई तुरंत जो है बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक ले लिया। बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना, लंबे समय तक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना। बहुत सारे एंटीबायोटिक नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, मतलब नेफ्रॉन के लिए जहरीले होते हैं, जो नेफ्रॉन को डैमेज करते हैं। मतलब नेफ्रॉन डैमेज होगा, किडनी ही डैमेज हो रहा है। बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल करना, बात बात पे सर में दर्द हुआ, बदन में दर्द हुआ, तुरंत पेन किलर खा लिया। खास करके एक इस ग्रुप की जो पेन किलर होती है माय डियर फ्रेंड्स, डाइक्लोफिनेक सोडियम। डाइक्लोफिनेक सोडियम नाम की जो पेन किलर है, जो डायलोना के नाम से, वॉवरन के नाम से मार्केट में धड़ल्ले से बिकती है। ये बहुत जल्दी आपको दर्द से आराम तो देते हैं, लेकिन आपके किडनी पर, हार्ट पे, लीवर पे बहुत बुरा असर डालते हैं। बात बात पे पेन किलर खा लेना, ये सब क्या कर सकता है? किडनी को डैमेज कर सकता है। क्या कर सकता है? किडनी को डैमेज कर सकता है। अगर किसी आदमी का दोनों किडनी डैमेज हो गया, तो फिर उसके पास दो रास्ते होते हैं, एक तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन का और दूसरा डायलिसिस का। अब देखो, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इतना आसान नहीं होता कि किसी की भी किडनी लिया और किसी को लगा दिया। एक तो परफेक्ट डोनर नहीं मिलता, परफेक्ट मैच नहीं मिलता। हो सकता है कि पूरे खानदान में आपकी किडनी किसी से मैच ना करे, तो मैचिंग का प्रॉब्लम आता है। और दूसरा, मान लिया कि किसी से चलो मैच कर भी गया, तो हो सकता है कि वो आपको दे नहीं, है ना? जबरदस्ती तो नहीं है ना? आप ऐसा नहीं कह सकते कि अरे भाई तुम्हारा बड़ी मुश्किल से मैच हुआ है, देना पड़ेगा। और चलो किसी ने दे भी दिया किडनी, तो आपका बॉडी इस तरह का होना चाहिए जो इस ट्रांसप्लांटेशन को टॉलरेट कर सके, है ना? होता क्या है कि जब किसी और के अंग को किसी और के शरीर में लगाते हैं, तो आपका बॉडी उस अंग को एक्सेप्ट नहीं करता, रिजेक्ट कर देता है। कैसा कैसे? किसी का भी लाके लगा दोगे क्या? तो ऐसे समय में क्या करता है डॉक्टर जो है, वो कुछ दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को, आपके रक्षा तंत्र को क्या करता है? सप्रेस कर देता है, दबा देता है। ऐसी दवाओं को कहते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट, जो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, दबा देता है। और वो दवा देकर फिर दूसरे के अंग को लगाया जाता है आपके शरीर में। आपका बॉडी उसको पहचान ही नहीं पाता कि दूसरे का अंग है। और गलतफहमी में आपका बॉडी उस दूसरे के अंग को क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है, और एक बार जब एक्सेप्ट कर लिया तो फिर चलता रहता है। गलतफहमी में। यहाँ पर मुझे एक शेर याद आ गया। एक शायर कहते हैं कि मुझसे नफरत करनी है तो इरादे मजबूत रखना, मुझसे नफरत करनी है तो इरादे मजबूत रखना, वरना जरा सी चूक हुई तो मोहब्बत हो जाएगी। तो शुरुआत में बॉडी को उस दूसरे अंग से नफरत होती है, और फिर बॉडी से चूक हो जाती है और उस अंग से मोहब्बत हो जाती है। और ये चूक करवाता है कौन? डॉक्टर, दवाई डाल डालकर। डॉक्टर आपकी बॉडी में दवाई डालकर आपकी बॉडी से चूक करवा देता है ना? गलतफहमी में दूसरे के अंग को एक्सेप्ट कर लेता है। तो आप क्या कर रहे हैं कि दवाई डालकर आप अपनी बॉडी के रक्षा तंत्र को, इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं। तो ऐसे समय में बहुत सारी बीमारियों के लगने का खतरा होता है, तो काफी प्रिकॉशन बरतना होता है। कहने का मेरा मतलब ये है गाइज, कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन इतनी सरल प्रक्रिया नहीं होती है कि किसी का किडनी खराब हुआ तो चलो हम भाई दूसरे का लाके लगा देते हैं। तो जब तक सुटेबल डोनर ना मिल जाए, जब तक आपकी बॉडी की हालत ठीक ना हो, तब तक पेशेंट को बचाया जाता है डायलिसिस के द्वारा, है ना? डायलिसिस के द्वारा। तो आइए देखते हैं कि ये डायलिसिस क्या होता है। देखो, डायलिसिस क्या है? डायलिसिस एक मेडिकल प्रोसीजर है, एक चिकित्सीय प्रक्रिया है, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक मशीन के द्वारा शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं। अगर किडनी शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाल रहा है, तो इस प्रक्रिया को हमने क्या नाम दिया है? उत्सर्जन। अगर किडनी फेल कर गया है, यही काम हम किसी मशीन से ले रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को नाम दिया गया है डायलिसिस। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? किसी मशीन द्वारा शरीर से हानिकारक पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है। किडनी अगर शरीर से निकाल रहा है तो उत्सर्जन, और किडनी खराब हो गया है, किडनी की जगह हम वो काम किसी मशीन से ले रहे हैं, तो इस मेडिकल प्रोसीजर को, इस चिकित्सीय प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है? डायलिसिस। तो देखो हमने क्या लिख दिया कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी बाई अ मशीन या विद द हेल्प ऑफ अ मशीन इज नोन एज डायलिसिस। किसी मशीन द्वारा शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। और जो मशीन हम यूज करते हैं, जिस मशीन से डायलिसिस करते हैं, उसको हम डायलाइजर कहते हैं। और डायलाइजर बिल्कुल किडनी जैसा काम करता है, इसलिए डायलाइजर को और क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल किडनी। क्या कहते हैं बच्चे? आर्टिफिशियल किडनी, कृत्रिम विरक बोलते हैं। एकदम कृत्रिम जैसा काम, कृत्रिम विरक, विरक जैसा कार्य करने वाला मशीन। बात आई समझ में? तो बहुत कम पानी पीना, बहुत ज्यादा शराब पीना, बात बात पे एंटीबायोटिक ले लेना, बात बात पे पेन किलर खा लेना, ये किडनी पे बहुत बुरा असर डालते हैं। बहुत ज्यादा शराब पी रहे हैं, दिन रात शराब में डूबे हुए हैं, किडनी खराब हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन पूछा गया कि डायलाइजर किस सिद्धांत पे काम करता है? डायलाइजर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो डायलाइजर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। इस बात को याद कर लीजिए, डायलाइजर परासरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। एक होता है डिफ्यूजन, विसरण, और एक होता है परासरण, जिसको आप पढ़ेंगे फिजिक्स में। यूट्यूब पर हाँ पूरा फिजिक्स पढ़ाएंगे। हम कोई भी सीरीज स्टार्ट करते हैं तो उसे पूरा करेंगे, घबराइए मत। और वो हर एग्जाम को बेस बना के होगा बच्चा। अनुराग, तो डायलाइजर किस सिद्धांत पे काम करता है बच्चा? यहाँ पे लिख दिया डायलाइजर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। और आपका केंट मतलब जो मशीन होता है, फिल्टर मशीन, जैसे कि केंट, आरओ, किस पे काम करता है? केंट किस पे काम करता है? आरओ,
आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। अरे आरओ का मतलब नहीं आता है समझ में, रिवर्स ऑस्मोसिस इस पे काम करता है, रिवर्स परासरण के सिद्धांत पे काम करता है, तभी तो नाम है उसका आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। सदन यादव कहेंगे सर किसी को बुलाना चाह रहे हैं। नहीं भाई, यहीं पे बैठे हुए लोग। हाँ, रेलवे के सभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा, मतलब रेलवे के एग्जाम आपको आसान लगेंगे क्वेश्चंस अगर आप वहां से पढ़ लेते हो तो। हसन अब्बास बिल्कुल काफी है, कुछ टॉपिक हो जाने दो ना, फिर आप प्रीवियस ईयर्स बना के देखना, मजा आ जाएगा। आशू राम राम, कैसे हैं आप? तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बच्चे कि पौधों में कैसे उत्सर्जन होता है, बॉटनी का पोर्शन हम देखेंगे कि पौधों में उत्सर्जन कितने प्रकार से होता है, किस तरीके से होता है ना उत्सर्जन, और हम लोगों में उत्सर्जन अंग कौन कौन से हैं। जैसे सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि मान लिया कि पूछ लिया तो इस राधे जंतुओं के उत्सर्जन अंग के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने लिख रखा है। सबसे पहले जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। क्या है पहला जो अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, या कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील धानी, संकुचनशील धानी। ये द्वारा एक्सक्रीशन क्या होता है, किसमें होता है, अमीबा में होता है। किसमें होता है, अमीबा में होता है। ठीक है, जैसे आपको मालूम है कि जो अमीबा है बच्चे, वो एक कोशिकीय जंतु है। जैसे बना दीजिएगा अमीबा बन जाएगा, क्योंकि इसका अपना कोई शेप नहीं होता। यही एक ऐसा जंतु है जिसका कोई शेप नहीं होता, तो ये अमीबा है। अमीबा बेचारा कैसा जंतु है, तो आप कहेगा सर ये तो यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिका का बना हुआ बेचारा, सेल्युलर, एक कोशिकीय जंतु, एक कोशिका का बना हुआ होता है। इसके पास हमारे जैसा अंग तो है नहीं। तो अमीबा जो है वो किससे उत्सर्जन करेगा, तो पहला तो ये हो गया कि अमीबा एक झिल्ली से घिरा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को हम सेल मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली है। तो देखिए अगर अमीबा में कोई उत्सर्जी पदार्थ बना है तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, विसरण के थ्रू ये उत्सर्जी पदार्थ ऐसे बाहर आ जाएंगे। सिंपल डिफ्यूजन, विसरण के थ्रू उत्सर्जी पदार्थ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर बाहर चले जाएंगे। दूसरा एक और चीज होता है, इस तरह की गोलाकार संरचनाएं होती हैं, गोल गोल सी ढेर सारी संरचनाएं होती हैं अमीबा के अंदर, इसको कहते हैं आप कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील धानी। क्या कहते हैं इसको, संकुचनशील धानी कहते हैं। तो अमीबा में ढेर सारी इस तरह से गोल गोल सी संरचनाएं होती है जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब जैसे मान लिया कि अमीबा ने ढेर सारा पानी बाहर से ले लिया, ढेर सारा पानी अमीबा ने अवशोषित कर लिया, तो अमीबा फट सकता है ना, और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये पानी आकर जमा हो जाएगा कहाँ पर, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में पानी आना शुरू होगा तो इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखिए इसमें पानी भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। जब इसका साइज बहुत बड़ा होगा तो ये आ जाएगा किनारे, और किनारे आकर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ जाएगा, और क्या होगा, यहाँ से ये फट जाएगा, और क्या होगा, रप्चर कर जाएगा, तो सारा पानी जो है ऐसे बाहर निकल आएगा, पानी बाहर निकल आएगा। और इस पानी के साथ साथ जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, उत्सर्जी पदार्थ हैं, वो भी बाहर आ जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीबा जैसे जंतुओं में, अमीबा जैसे एक कोशिकीय जंतुओं में उत्सर्जन किससे होगा, तो या तो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होगा, या फिर अगर हम बात करें तो संकुचनशील धानियों के द्वारा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि संकुचनशील धानी का मेन काम क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन के उत्सर्जन, बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर बैलेंस या एक्सक्रीशन, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मेन फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर बैलेंस करना। लेकिन इस वाटर के साथ साथ कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल भी बाहर आ जाते हैं, उत्सर्जी पदार्थ भी बाहर आ जाते हैं, तो उत्सर्जन सेकेंडरी फंक्शन हुआ इसका। बात आनी चाहिए समझ में। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है गाइस कि अमीबा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो उतना डिटेल में ना जाते हुए आपको याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, या ऑप्शन में प्लाज्मा झिल्ली नहीं है तो जरूर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील धानियों के द्वारा। अब इसी को समझाते हुए क्वेश्चन है कि मेजर फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। देखिए संकुचनशील धानियों का मुख्य कार्य क्या है, संकुचनशील धानियों का मुख्य कार्य क्या है, तो एक्सक्रीशन है, स्टोरेज है, ऑस्मो रेगुलेशन है,
या सर्कुलेशन है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? फ्लूइड बैलेंस या वाटर बैलेंस भी बोल सकते हैं इसको, बॉडी में वाटर का बैलेंस, तरल का संतुलन या जल का संतुलन, जल का संतुलन। तो मुख्य काम क्या है? मुख्य काम है ऑस्मो रेगुलेशन। क्या काम है बच्चा? ऑस्मो रेगुलेशन। लेकिन उसके साथ साथ और क्या है? सेकेंडरी फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन। बात आ रही है समझ में? अभिषेक बाजपेयी कह रहे हैं कि सर जी इस बैच में कुछ मिस तो नहीं होगा। मिस नहीं होगा मतलब क्या पूछ रहे हैं आप? क्या पूछना चाह रहे हैं? मिस तो नहीं होगा मतलब कुछ छोड़ेंगे तो नहीं, ये पूछ रहे हैं क्या? तो अगर आप इस सेंस में पूछ रहे हैं कि सर कुछ मिस तो नहीं होगा, नहीं मिस होगा। जितने भी टॉपिक हैं, जो भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो हम सब पढ़ाएंगे। कोई भी चीज़ मिस नहीं करेंगे। आप घबराइए मत अभिषेक। क्लास 20 नहीं चल रही है? 2 बजे केमिस्ट्री की क्लास, घबराइए मत। तो कॉन्ट्रैक्ट चलो। दूसरा है शरीर की सतह के द्वारा, शरीर की सतह के द्वारा, शरीर की सतह के द्वारा, जनरल बॉडी सरफेस। कुछ जंतु ऐसे हैं जिनका बॉडी एकदम सिंपल सा है, कोशिकाओं से मिलकर बस शरीर बना हुआ है, ना तो अभी तक उत्तक बना है, ना ही कोई अंग बना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे स्पंज एक जंतु होता है ना? हाइड्रा एक जंतु होता है, सुना होगा, बहुत ही सिंपल किस्म का जंतु है। इनका शरीर जो है बड़ा सिंपल सा होता है ना? इस तरह का शरीर है, इसमें कोई अंग नहीं है, कोशिकाओं का समूह है बस शरीर। तो स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में, स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं के शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो इन छिद्रों के द्वारा ही क्या होता है? एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकल जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में, स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में, स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में, स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है बच्चा? तो क्या कहेगा? शरीर की सतह के द्वारा होता है। कोशिका झिल्ली या संकुचनशील धानियों के द्वारा कहाँ होता है? अमीबा में होता है, अमीबा में होता है। ओके, उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आ जाइए फ्लैम सेल्स, ज्वाला कोशिकाएं, ज्वाला कोशिकाएं या नेफ्रीडिया या प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं, सॉरी प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं, नेफ्रीडिया। तो ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन किसमें होता है? फ्लैट वर्म्स, चपटी कृमि में होता है, चपटी कृमि, है ना? तो ये क्वेश्चन बार बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है, आप जाइएगा प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा कि ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन किन जंतुओं में होता है? तो चपटी कृमि जो होते हैं उनमें उत्सर्जन अंग जो होता है, उनमें जो उत्सर्जन अंग होता है वो क्या होता है? तो आपका फ्लैम सेल्स होता है। उसके बाद आ जाइए नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया के द्वारा उत्सर्जन होता है केंचुआ में। ये भी बार बार पूछा गया कि केंचुआ का उत्सर्जन अंग कौन सा है? व्हाट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवर्म? तो क्या बोलिएगा? नेफ्रीडिया। ये भी बार बार पूछा गया है, मालपीघियन नलिकाएं, मालपीघियन नलिकाओं के द्वारा किसमें होता है? तो कॉकरोच में होता है। ये भी बार बार रिपीट हुआ है कि कॉकरोच का उत्सर्जन अंग निम्नलिखित में से कौन है? डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, मालपीघियन नलिकाएं। और किडनी, तो किडनी तो जान ही रहे हैं, जितने भी मछलियां हैं, जितने भी उभयचर हैं, जैसे मेंढक हो गया, टोड हो गया, सैलामेंडर हो गया, जितने भी सरीसृप हैं, जितने भी पक्षी हैं, जितने भी स्तनधारी हैं, हम लोग आगे आदमी, कुत्ता, गधा, ये सब क्या है? स्तनधारी में आता है। तो उन सब में होता है किडनी के द्वारा उत्सर्जन। तो याद रख लीजिएगा, मछलियां, उभयचर जैसे कि फ्रॉग जो पानी और जमीन दोनों जगहों पे रहते हैं, सरीसृप रेंग कर चलने वाले ना, सांप, छिपकलियां, मगरमच्छ, कछुआ, जितने भी पक्षी हैं, तोता, मैना, कौवा, कबूतर, जितने भी स्तनधारी हैं, आदमी, कुत्ता, गधा, बैल, बकरी इत्यादि, किडनी के द्वारा। और एक होता है ग्रीन ग्रंथि, ग्रीन ग्रंथि, झींगा होता है ना, झींगा जिसको लोग झींगा मछली कह देते हैं, तो झींगा में जो उत्सर्जन होता है वो ग्रीन ग्रंथियों के द्वारा होता है। इसमें सबसे ज्यादा जो रिपीटेड है वो मैं बता देता हूँ कि क्या क्या पूछेगा यहाँ से। तो एक तो ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा, मालपीघियन नलिकाओं के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आपका अर्थवर्म नेफ्रीडिया के द्वारा, और अमीबा, अमीबा वाला भी पूछा है बार बार, ठीक है। तो इसको भी जरा याद कर लीजिएगा। तो इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ये तो रटने वाली बात हो गई, इसको आपको याद कर लेना है। ये हिंदी वाली स्लाइड है, यहाँ पे बच्चे देख लीजिएगा। तो ज्वाला कोशिकाएं जिसको हम प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया हो गया केंचुआ, मालपीघियन नलिकाएं हो गई तिलचट्टे में, वृक्क के द्वारा मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी में, ग्रीन ग्रंथि के द्वारा हो गई झींगा में। राहुल वर्मा करेंगे सर जी राम राम। राम राम राहुल, कैसे हैं आप? फर्स्ट लाइव क्लास है, पीछे का कंप्लीट कर लिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। विभाकर करेंगे सर हिंदी वाला दिखाइए। हाँ दिखा दिया हिंदी, देखिए विभाकर हिंदी वाला देख लीजिए। हाँ प्रिया, कोई भी एक पढ़ लीजिए, किन्हीं का भी पढ़ लीजिए, या तो सर का पढ़ लीजिए या मेरा पढ़ लीजिए, दोनों में से किसी का पढ़ लीजिए, हो जाएगा, है ना, कोई इशू नहीं। हम विवेक, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सक्रीशन। तो हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ। तो अगर मैं पूछूं कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? पौधों का एक उत्सर्जी पदार्थ तो आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन उत्सर्जी पदार्थ कब होगा? पौधों का उत्सर्जी पदार्थ ऑक्सीजन कब होगा? जब पौधा क्या कर रहा होगा? प्रकाश संश्लेषण कर रहा होगा।
आप मुझे बताइए ना कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, याद है कि नहीं याद है? पौधे क्या कर रहे थे, CO2 ले रहे थे, पानी ले रहे थे और ऊर्जा कहाँ से ले रहे थे, सूर्य प्रकाश से, और बना रहे थे अपना खाना C6H12O6 और हमें जिंदा रहने के लिए दे रहे थे ऑक्सीजन। ग्लूकोज तो पौधा यूज करेगा, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, तो ऑक्सीजन जो है वो उस समय का उत्सर्जी पदार्थ हो गया। तो अगर पूछा जाए कि पौधों का उत्सर्जी पदार्थ ऑक्सीजन है कब, जब पौधा क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण के समय, ध्यान से सुनिएगा, अगर पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के समय पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है, यू विल से ऑक्सीजन, है ना। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट, यू विल से इट इज ऑक्सीजन, है ना। तो जब पौधा प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तो उस समय उसका उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा बच्चा, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन। लेकिन श्वसन के समय पौधों का उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा, तो श्वसन के समय पौधों का उत्सर्जी पदार्थ होगा CO2 और वाटर। श्वसन क्या था, तो आपने पढ़ा ना कि भाई अब ये ग्लूकोज जो पौधे ने बनाया है ये जलेगा और जलकर ऊर्जा देगा, C6H12O6, ये ग्लूकोज जलेगा, जलने का मतलब ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करना, ग्लूकोज जलेगा, ग्लूकोज में जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 देगा, हाइड्रोजन वाटर देगा, और क्या रिलीज होगा, एनर्जी। ये आपका क्या हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। अरे हुआ ना, दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। यह जो है वो श्वसन का रासायनिक समीकरण है, और ये जो है वो प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है। पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है, बताओ। आप कहोगे नहीं सर पढ़ लिया है हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, है ना। तो यहाँ पे जब पौधा प्रकाश संश्लेषण कर रहा है उस समय उत्सर्जी पदार्थ है ऑक्सीजन, लेकिन जब पौधा श्वसन कर रहा है तो उस समय का उत्सर्जी पदार्थ है क्या, CO2 और वाटर वेपर। एनर्जी तो यूज होगी, CO2 और वाटर वेपर हवा में रिलीज होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्ट मटेरियल ऑफ द प्लांट, प्रकाश संश्लेषण के समय पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है, कहिएगा ऑक्सीजन। श्वसन के समय पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं तो क्या कहेगा, CO2 और वाटर, है ना। जैसे हम लोगों के नाक से CO2 और वाटर वेपर निकल रहा है ना, CO2 भी नाक से निकल रहा है और वाटर वेपर भी नाक से निकल रहा है, पौधे की पत्तियों से निकल रहा होता है। आप जो है अपने सर में एक पॉलिथीन डाल लीजिए और सांस छोड़िए, देखिएगा हवा की पानी की बूंदें जमा हो जाएंगी। अभी सर्दी का मौसम है ना, नाक से जो निकल रहा है ना वाटर वेपर वो दिखेगा, गर्मियों में नहीं दिखता। तो अगर पूछा जाए कि भाई पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं, तब उत्तर क्या हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि प्रकाश संश्लेषण के समय पौधों का उत्सर्जी पदार्थ ऑक्सीजन हो गया, श्वसन के समय पौधों का उत्सर्जी पदार्थ क्या हो गया, CO2 और वाटर। लेकिन मैं पूछूं कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं, नेम द वेस्ट प्रोडक्ट सेक्रेटेड बाय द प्लांट, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं, ऑप्शन आपको दे दिया गया है CO2, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, ऑल। छोटे छोटे क्वेश्चन में फंसा देगा एग्जामिनर आपको, पता है। आपको लगेगा आसान सवाल है लेकिन फंस जाएंगे आप। बताइए, अगर आपने हमारे जज्बात को समझा है तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप दे दोगे। एक्सक्रीशन की सेकंड क्लास नहीं चल रही है, कल वाली ओपन नहीं हो रही है, अभी उसको दिखवाते बच्चे। दिखवाते हैं संश्लेषण के समय पौधों का उत्सर्जी पदार्थ, अभी उसको दिखाते। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। देखो अगर क्वेश्चन रहता कि प्रकाश संश्लेषण के समय पौधों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है तो कहिएगा ऑक्सीजन, श्वसन के समय क्या है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं, तो उत्तर हो जाएगा बच्चा ऑल। जिन लोगों ने ऑल ऑफ दीज लगाया है कॉन्ग्रेचुलेशन, इसका मतलब वो लेक्चर को ध्यान से देख रहे हैं, है ना। वेरी गुड, निशांत, मोहित, आकांक्षा, और कौन है, निशांत सिंह। पेंटेन का सिंबल की संख्या कितनी होती है, आइसोमर की संख्या होती है ना, समस्थानिक नहीं होता उसका। तो पेंटेन का 3 आइसोमर होता है ना, कौन कौन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो यहाँ पर पेंटेन कैसे आ गया। अब देखो, हाँ अभी उस पे आते हैं बच्चे, पत्ते झड़ने से। तो प्लांट में बनने वाले ये जो गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ये सब क्या हैं, गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्लांट में बनने वाले ये जो गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, गैसीय उत्सर्जी पदार्थ कैसे बाहर निकलेंगे, प्लांट में बनने वाले गैसीय उत्सर्जी पदार्थ कैसे बाहर निकलेंगे, तो स्टोमेटा और लेंटिसल्स के थ्रू बाहर निकलेंगे। तो प्लांट में बनने वाले जो ये गैसियस वेस्ट मटेरियल है, मतलब दीज गैसियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर रिमूव थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स। तो पौधों में बनने वाले जो ये गैसियस वेस्ट मटेरियल हैं, ये किसके थ्रू बाहर निकलेंगे, तो स्टोमेटा के थ्रू अर्थात रंध्रों के थ्रू, और किसके थ्रू, लेंटिसल्स के थ्रू, लेंटिसल्स के थ्रू, है ना, वात रंध्रों के थ्रू। याद है, पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जा रहे थे, पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जा रहे थे, याद हो शायद आपको, उसको हम लोग कह रहे थे बच्चे स्टोमेटा। क्या कह रहे थे, स्टोमेटा कह रहे थे, रंध्र कह रहे थे। और तना की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र थे उनको हम वातरंध्र कह रहे थे। तो पौधों में बनने वाले ये गैसीय उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो रंध्रों एवं वातरंध्रों के द्वारा बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो अगर मैं बात करूं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ध्यान से सुनना है अब आपको, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ, पौधों के
उत्सर्जी पदार्थ। तो प्लांट में दो प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ बन रहे हैं, एक तो गैसियस है, गैसीय उत्सर्जी पदार्थ। पौधों में बनने वाले जो गैसीय उत्सर्जी पदार्थ हैं वो किसके थ्रू बाहर निकल रहे हैं? इसके थ्रू बाहर निकल रहे हैं। तो आप कहिएगा सर स्टोमेटा और लेंटिसल्स के थ्रू, है ना, रंध्रों एवं वात रंध्रों के थ्रू। तो पौधों में बनने वाले जो गैसीय उत्सर्जी पदार्थ हैं वो स्टोमेटा और लेंटिसल्स के थ्रू बाहर निकलते हैं। लेकिन प्लांट में बनने वाले सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, प्लांट में कुछ ठोस एवं द्रव उत्सर्जी पदार्थ भी बनते हैं। तो प्लांट में बनने वाले ये सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मटेरियल स्टोर होते रहते हैं। कहाँ? संचित होते रहते हैं। कहाँ पर? तो लीव्स में। कहाँ संचित होते रहते हैं बताइए? तो संचित होते रहते हैं लीव्स में, पत्तियों में। चल रही है? पार्ट 2 तो चल रही है बच्चे। पत्तियों में और फलों में और पेड़ की छालों में जमा होते रहते हैं। ठीक है। तो प्लांट में बनने वाले जो ठोस एवं द्रव उत्सर्जी पदार्थ हैं वो जमा होते रहते हैं, संचित या संग्रहित होते रहते हैं पत्तियों में, सब्जियों में और फलों में। जब देखो पत्तियां टूट कर गिरेंगी, जैसे मान लिया ये पौधा है, पौधे की ये पत्ती है, तो पत्तियों में भी कुछ ठोस और तरल उत्सर्जी पदार्थ जमा होते हैं। जब पत्तियां टूट कर गिरेंगी तो इनमें मौजूद वेस्ट मटेरियल भी बाहर आ जाएगा, तो इस तरह पौधे से छुटकारा पा लेते हैं। उसी प्रकार फलों में भी कुछ उत्सर्जी पदार्थ जमा होते रहते हैं। ये मान लिया कि कोई पेड़ है और उसकी शाखा से लगा हुआ फल है, फल लगा हुआ है ना, तो मान लिया ये फल है, तो फलों में भी कुछ उत्सर्जी पदार्थ ऐसे जमा होते रहते हैं। तो जब फल टूट कर गिरेंगे तो उत्सर्जी पदार्थ बाहर आ जाएंगे। उसके अलावा पेड़ की छालों में, ध्यान से सुनना है, ये जो आपका पेड़ का छाल है, तो आपने देखा होगा कि ये पेड़ है तो इसकी जड़ें हैं, ऊपर तना है, तो पेड़ की छालों में उत्सर्जी पदार्थ जमा होते रहते हैं। ये पेड़ की छाल है, इसमें उत्सर्जी पदार्थ जमा होते रहेंगे और साल में एक बार पेड़ से ये छाल अलग होते हैं, तो इस तरह से पौधे उत्सर्जी पदार्थों से छुटकारा पा लेंगे। उसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनका ये तना है, मान लिया, तो ये तना जो है वो फटेगा, कहीं कहीं से क्या होता है, तना में क्रैक आएगा, ऐसे क्रैक आएगा, फटेगा और यहाँ से उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं। किस रूप में? गम और रेजिन के रूप में, है ना, गोंद एवं रेजिन के रूप में पौधे अपने उत्सर्जी पदार्थों को क्या करते रहते हैं? निकालते रहते हैं। बात आ रही समझ में? तो मैंने क्या बोला कि पौधों में बनने वाले गैसीय उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि CO2, जैसे कि जल वाष्प, किससे निकलेंगे? स्टोमेटा और लेंटिसल से बाहर निकलेंगे। पौधों में बनने वाले ठोस एवं द्रव उत्सर्जी पदार्थ जमा होते रहते हैं पत्तियों में, फलों में और छालों में। जब पत्तियां टूट कर गिरेंगी, अलग हो गया, फल टूट कर गिरेंगे, अलग हो जाएगा, साल में एक बार पेड़ से छाल अलग होंगे, उत्सर्जी पदार्थ बाहर आ गए। बहुत सारे पौधों में तना फटता है और वहां से गोंद और रेजिन के फॉर्म में उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलते हैं। अब देखिए ये फलों में जो उत्सर्जी पदार्थ है वो पौधों के लिए उत्सर्जी पदार्थ है, हमारे लिए उत्सर्जी पदार्थ नहीं, हमारे लिए काम की चीज होती है। जैसे गोंद पौधों के लिए क्या है? हानिकारक है, वो बाहर निकाल दिया, लेकिन हमारे लिए वो फायदेमंद है। तो गोंद और रेजिन का हम लोग यूज करते हैं, गोंद और रेजिन का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको जरा आपको याद कर लेना है। जैसे मान लिया एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ दूं कि कुछ पौधे अपने फलों में, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कुछ पौधे अपने फलों में, जैसे ये पौधा है, इसका बीज है, तो कुछ पौधे अपने फलों में जो है उत्सर्जी पदार्थ, ठोस उत्सर्जी पदार्थों को जमा करते हैं। ये क्या है? सॉलिड वेस्ट मटेरियल, सॉलिड वेस्ट मटेरियल, ठोस उत्सर्जी पदार्थ, ठोस उत्सर्जी पदार्थ। कुछ पौधे क्या करते हैं? उत्सर्जी पदार्थ को सॉलिड बॉडीज के रूप में अपने फलों में जमा करते हैं। इन सॉलिड वेस्ट मटेरियल को क्या कहा जाता है? इन सॉलिड वेस्ट मटेरियल को रिफाइड कहते हैं, लेंटिसल्स कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, रेजिन कहते हैं। अब सपोज करो कि इसका उत्तर आपको नहीं पता है, एलिमिनेट करते हैं। रेजिन क्या होता है? तना फटता है उससे बाहर निकलता है। स्टोमेटा क्या है? पत्तियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र। लेंटिसल्स क्या है? तना पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र। तो उत्तर क्या हो जाएगा? रिफाइड। तो पौधे जो फलों में ठोस उत्सर्जी पदार्थों को जमा करते हैं उसको रिफाइड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चा? रिफाइड के नाम से जाना जाता है। रेजिन क्या होता है? तना फटता है, उससे कुछ वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं, रेजिन और गोंद के फॉर्म में, रेजिन और गोंद के फॉर्म में। क्या ये बात सबको समझ में आई? मान लिया हमें नहीं पता था ये क्वेश्चन, तो हम ये 3 को तो जान रहे हैं ना, इसको एलिमिनेट करके बना सकते थे। चलो एक क्वेश्चन और बनाओ, अगर आप समझ गए हो तो बोलो। इस क्वेश्चन को जरा आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि अपने अपशिष्ट पदार्थों से या उत्सर्जी पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए पौधे द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न विधियां हैं। इन विधियों को पढ़ के देखिए कि कौन सी विधियां करेक्ट हैं। क्या बोलता है बच्चा कि जो पौधों में बनने वाले गैसीय उत्सर्जी पदार्थ हैं, गैसियस वेस्ट मटेरियल हैं, वो स्टोमेटा और लेंटिसल्स के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, रंध्रों एवं वात रंध्रों के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। फिर बोलता है कि पौधे क्या करते हैं? स्टोर करते हैं सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मटेरियल को पत्तियों में। जब पत्तियां गिरती हैं,
बार्क छूटते हैं, छाल अलग होते हैं और फ्रूट गिरते हैं, तो इस तरह से वो अपने अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पा लेते हैं। फिर बोलता है कि कुछ वेस्ट मटेरियल को वो सेक्रीट करते हैं गोंद और रेजिन के फॉर्म में। गोंद और रेजिन के फॉर्म में क्या करते हैं? स्रावित करते हैं। अब कहता है कि इनमें से कौन करेक्ट है? तो आप कहेंगे कि हाँ, देखते हैं कौन बोल रहे हैं। हाँ मुकेश, लाइव हैं आप? वेरी गुड, हम भी लाइव हैं। तो देव पांडे साहब कह रहे हैं कि सर डी सब करेक्ट होगा। आकांक्षा कह रही है कि थर्ड सही होगा। थर्ड मतलब कौन सा? 1 and 3 ओनली। माही कह रहे हैं कि बी सही होगा। साक्षी कह रहे हैं कि ऑप्शन 2 सही होगा। तो देखो अभी अभी हमने क्या बोला? अभी अभी हमने क्या बोला कि पौधों में बनने वाले, देखो अभी अभी हमने क्या बोला कि पौधों में बनने वाले जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल होंगे, सॉरी गैसियस वेस्ट मटेरियल होंगे, वो स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मटेरियल पत्तियों में, फलों में, छालों में जमा होते रहेंगे। फल टूट कर गिरेंगे, छाल पत्तियां टूट कर गिरेंगी, छाल अलग होंगे। इस तरह से पौधे अपने उत्सर्जी पदार्थों से छुटकारा पा लेंगे। कुछ गोंद और रेजिन के फॉर्म में सेक्रेट कर देंगे। तो सारे उत्तर हो गए ना। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट। 1 2 एंड 3 सारे के सारे क्या हो गए? करेक्ट हो गए। देखो क्या बोल रहा है कि अपने अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए पौधे द्वारा उपायों की जाने वाली विभिन्न विधियां हैं। उपयोग की जाने वाली विभिन्न विधियां, रंध्रों और वात रंध्रों के माध्यम से गैसीय अपशिष्ट पदार्थ निकाल देगा। पत्तियों को गिराकर, छाल को निकालकर और फलों को गिराकर, है ना, ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पा लेते हैं। गोंद और रेजिन के रूप में अपशिष्ट पदार्थ को स्रावित करके। तो ये सारे के सारे कथन क्या हो गए? सही हो गए। अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा तो, जो हमने यहाँ पे आपको बता रखा है ना, ये जो बता रखा है। विक्कू प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राधे राधे विक्कू। सुमित कह रहे हैं कि सर जी आज का राधे राधे विक्कू। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम जो है इस चैप्टर को समाप्त करेंगे बच्चे। ठीक है, डायलिसिस हमने पढ़ लिया, डायलाइजर पढ़ लिया। एक चीज होती है गाउट, जिसको अर्थराइटिस भी कहते हैं। गाउट थोड़ा स्टैटिक जी के बारे में ऐसा पूछ लेता है, गाउट या अर्थराइटिस, गठिया जिसको कहते हैं, गठिया या गाउट। ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, अगर किसी आदमी के ब्लड में मैं बोल रहा हूँ, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है, यूरिक अम्ल का स्तर बढ़ गया है, तो क्या होगा? यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स मतलब दाने ज्वाइंट में जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द और सूजन रहने लगती है। इस कंडीशन को मेडिकल में गाउट या अर्थराइटिस कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मतलब गाउट की वजह क्या है, तो हाइयर लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड, रक्त में यूरिक अम्ल के स्तर के बढ़ जाने को हम गाउट या गठिया कहते हैं, है ना। इसमें शिकायत क्या रहेगी? जोड़ों में दर्द रहेगा, स्वेलिंग रहेगी। आप देखिएगा, जब भी आप जोड़ों के दर्द की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास आप जाओगे, तो डॉक्टर पहले आपको एक ब्लड टेस्ट लिखेगा यूरिक एसिड का, क्योंकि पहला शक उसी पे जाता है कि जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो हो सकता है यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ हो। ठीक है, चलिए दूसरा एक है लिथायरिज्म। ये भी स्टैटिक जीके का सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको थोड़ा कवर करवा देता हूँ। लिथायरिज्म क्या है? जो लोग लंबे समय तक खेसारी दाल का सेवन करते थे, जैसे मूंग मसूर अरहर दाल होता है ना, वैसे ही एक दाल होता था खेसारी दाल, है ना। तो कोई आदमी अगर लंबे समय तक खेसारी दाल का सेवन करता था, तो उसकी पूरी बॉडी जो है ना, वो पैरालाइज्ड हो जाती थी, लकवाग्रस्त हो जाती थी, शरीर का एक एक अंग काम करना बंद कर देता था। इस बीमारी को कहते थे लिथायरिज्म। क्या कहते थे? लिथायरिज्म। तो अगर पूछा जाए कि जो लिथायरिज्म है वो क्यों होती है, तो अत्यधिक और लंबे समय तक खेसारी दाल के सेवन से। एक खेसारी लाल है जो भोजपुरी का हीरो है, खेसारी दाल एक तरह का दाल है, तो खेसारी दाल के खाने से होता है। अब लोग इसको नहीं खाते जब से इस बीमारी का पता चला है ना। तो पहले लोग गांव में बहुत ज्यादा यूज करते थे, बाकी दालों के रिस्पेक्ट में पता है क्या है, ये काफी सस्ता सस्ता मिलता था, तो बड़े पैमाने पर लोग इसको खाते थे। अब लोग इसका यूज नहीं करते। जैसे आपने एक बीमारी सुनी होगी, ड्रॉपसी। ड्रॉपसी नाम की बीमारी सुनी थी? ड्रॉपसी, ये भी स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। ड्रॉपसी नाम की बीमारी पता है, सरसों के तेल के खाने से होती थी। मिलावटी सरसों के तेल, मस्टर्ड ऑयल में मिलावट कर दिया गया था एक बार, जिसकी वजह से ये बीमारी थी, है ना। तो सरसों के तेल के सेवन से जो बीमारी हो रही थी, सरसों के तेल के सेवन से, जो मिलावटी सरसों के तेल के सेवन से एक बीमारी हो रही थी, जिसको हम ड्रॉपसी कह रहे थे, उसी तरह से अत्यधिक खेसारी दाल के सेवन से जो बीमारी हो रही थी, उसको हम लिथायरिज्म कह रहे थे। क्या कह रहे थे? लिथायरिज्म कह रहे थे। नाउ हम देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन, मूत्र के घटक। जैसे मैंने आपसे क्या बोला था, जैसे मैंने आपसे ये बोला था कि यूरिन का मतलब क्या हुआ? यूरिया बनता है लीवर में। यूरिया कहाँ बनता है? लीवर में बनता है ना। लिथायरिज्म में क्या होता है कि अगर कोई आदमी लंबे समय तक खेसारी दाल का सेवन करता था, तो उसका पूरा बॉडी लकवाग्रस्त हो जाता था, लकवा मार देता था पूरे शरीर में, है ना, पैरालाइज्ड हो जाता था, शरीर का एक एक अंग काम करना बंद कर देता था। और एक टॉक्सिन की वजह से होता है। खेसारी दाल में एक टॉक्सिन होता था जिसका नाम था लिथायरिन, इसलिए वहीं से वो शब्द आया है लिथायरिज्म, है ना। उतना आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लीजिएगा कि मतलब लिथायरिज्म नाम की बीमारी क्यों होती है? खेसारी दाल के सेवन से होती है। इसमें क्या होगा? शरीर का एक एक अंग काम करना बंद कर देगा, बॉडी लकवाग्रस्त हो जाती थी, है ना, जिसको कहते हैं ना, लकवा मार दिया शरीर को। हमने क्या कहा था कि यूरिया बनता है लीवर में, और फिर यूरिया वाला ब्लड किडनी से होकर गुजारा जाता है। किडनी में क्या होता है
कि इस यूरिया में ढेर सारा पानी मिक्स हो गया, तो यूरिया प्लस ढेर सारा पानी प्लस अन्य उत्सर्जी पदार्थ, कुछ और उत्सर्जी पदार्थ उसमें मिक्स हो गए, तो यूरिया प्लस ढेर सारा पानी प्लस अन्य उत्सर्जी पदार्थ, ये मिलकर कहलाया क्या? यूरिन। तो ये अन्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है वो जरा देख लीजिए आप। तो यूरिन में मुख्यतः क्या होता है? पानी होता है। मैक्सिमम कितना होता है? पानी होता है। 95% आपके यूरिन में पानी होता है ना? यूरिया मात्र 2.6% होता है। यूरिया कितना होता है? 2.6%। तो जल कितना है? 95%। और यूरिया की अगर हम बात करें तो यूरिया आपका 2.6%। थोड़ा सा बहुत कम मात्रा में क्या है? यूरिक अम्ल है। क्या है? यूरिक अम्ल है। यूरिक अम्ल है। कुछ सॉल्ट भी हो सकते हैं इसमें, और क्रिएटिनिन हो सकता है। क्रिएटिनिन, क्रिएटिन हो सकता है। क्रिएटिन हो सकता है। कुछ हार्मोन हो सकते हैं, और जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो होते हैं। इतनी चीज़ें आपके यूरिन में होती हैं। अगर इतनी चीज़ें आपके यूरिन में आ रही हैं तो आपका नॉर्मल यूरिन है। आप यहाँ से पूछ सकते हैं कि सर ये क्रिएटिन और क्रिएटिनिन क्या है ना? यूरिया तो हमें पता है, यूरिक अम्ल हमें पता है। तो आप पूछिएगा सर ये क्रिएटिनिन क्या है? तो मैं आपसे पूछ दूंगा कि भाई यूरिया क्या है? तो आप कहिएगा सर यूरिया क्या है? वेस्ट मटेरियल है। तो मैं कहूँगा कि ये क्रिएटिनिन भी वेस्ट मटेरियल है। कैसे बनता है? कैसे बनता है? तो हम लोगों ने जो प्रोटीन लिया, जितना प्रोटीन बॉडी में यूज़ हुआ सो हुआ। बाकी जो एक्स्ट्रा प्रोटीन था उसका कुछ भाग किसमें कन्वर्ट हो गया? यूरिया में, कुछ यूरिक एसिड में, कुछ क्रिएटिन में, कुछ क्रिएटिनिन में। तो अगर मैं पूछूं कि ये यूरिया क्या है, यूरिक एसिड क्या है, क्रिएटिन क्या है, क्रिएटिनिन क्या है, तो आप कहिएगा ये सारे के सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं, नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो अगर आपके यूरिन में वाटर है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, कुछ सॉल्ट है, क्रिएटिनिन है, थोड़ा सा क्रिएटिन है, कुछ हार्मोन है, विटामिन है, तो आपका यूरिन कहलाएगा कि सर ये नॉर्मल यूरिन है, आपके किडनी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? ये नॉर्मल यूरिन का कॉम्पोजिशन है जी। इतना कुछ आपके यूरिन में आ रहा है मतलब आपके किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो अगर हम आपसे क्वेश्चन बना दें कि नॉर्मल यूरिन डज नॉट कंटेन, जैसे क्वेश्चन मैंने बना दिया, नॉर्मल यूरिन डज नॉट, एक क्वेश्चन बना दिया मैंने, नॉर्मल यूरिन डज नॉट कंटेन, सामान्य मूत्र में क्या नहीं पाया जाता? सामान्य मूत्र में क्या नहीं पाया जाता? देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने बस तैयार कर दिया। सामान्य मूत्र में क्या नहीं पाया जाता? ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन देता हूं, यूरिया है ना, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, एल्बुमिन। बताओ उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? नॉर्मल यूरिन डज नॉट कंटेन, सामान्य मूत्र में क्या नहीं पाया जाता? यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, एल्बुमिन। आप कहिएगा सर सामान्य मूत्र में आपका एल्बुमिन नहीं रहेगा। यूरिया रहता है, यूरिक एसिड रहता है, क्रिएटिन रहता है, क्रिएटिनिन रहता है, हार्मोन विटामिन वगैरह रहते हैं, लेकिन एल्बुमिन नहीं रहता। एल्बुमिन ब्लड में पाई जाने वाली एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है। इसको किडनी वापस भेज देता है बॉडी में कि तुम जाओ, काम की चीज़ हो। लेकिन अगर किसी के यूरिन में एल्बुमिन आने लगा है मतलब उसके किडनी में प्रॉब्लम आ गया है। आपने देखा होगा कि माइक्रो एल्बुमिन का टेस्ट लिखते हैं डॉक्टर, और अगर उसको रिपोर्ट में, यूरिन की रिपोर्ट में एल्बुमिन दिखेगा तो वो कहेगा कि भाई अपनी किडनी पे ध्यान दो, नहीं तो जल्दी तुम्हारा किडनी फेल कर जाएगा। तो नॉर्मल यूरिन डज नॉट कंटेन एल्बुमिन। एल्बुमिन काम की चीज़ होती है, ब्लड के प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर को बना के रखता है एल्बुमिन, है ना? तो एल्बुमिन को किडनी क्या करता है? भेज देता है बॉडी के अंदर ही कि तुम काम की चीज़ हो, चलो अंदर ही रहो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मल यूरिन में क्या क्या होता है, तो ये सारे के सारे होते हैं नॉर्मल यूरिन में, है ना? तो यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, क्रिएटिनिन हो सकता है, क्रिएटिन हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, विटामिन हो सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, टेनवीर, एल्बुमिन विल बी द राइट ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे पढ़ेंगे हम एल्बुमिन क्या होता है, उसके बारे में लिखेंगे भी। तो अगर डॉक्टर को आपके यूरिन में एल्बुमिन दिख गया तो वो आपको सचेत करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सक्रीशन माय डियर फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है कि इसका क्वेश्चन आपको बना लेना है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा है, जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता देता हूँ, आप लोगों को शायद पता होगा कि ऐप से तो आपका चल रहा है थ्योरी, और अब इसके जो क्वेश्चन है वो हमारे यूट्यूब चैनल से आपको कर लेने हैं। टॉपिक वाइज हमने डाल रखा है आप लोगों के लिए, काफ़ी मेहनत की है मैंने, एकदम ब्रह्मास्त्र तैयार किया है आप लोगों के लिए। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो है साइंस बाई ज़ुबैर एहसानी के नाम से, और इसी नाम से मैं फेसबुक और इंस्टा पे मौजूद हूँ। हमारा नाम है ज़ुबैर एहसानी। टेलीग्राम पे आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम हमारा है साइंस का सुरूर, 13 सुरूर, वही वाला सुरूर। आप या तो यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं या सोशल मीडिया चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आप इस बार कोड को स्कैन करेंगे, आप पहुंच जाएंगे। कैसे देखना है सेशन को वो ज़रा मैं आपको बता दूं। ये आपको जाना है सीधा हमारे यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल आप यूट्यूब खोलिएगा, यहाँ पे आप टैप कीजिएगा साइंस बाई, तो आ जाएगा साइंस बाई ज़ुबैर एहसानी अपने आप। आप अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो एक बार इस तरह से इसको ऐसे टैप कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, तो आपको ऐसा दिखने लगेगा, ये प्ले लिस्ट हो गया। चाय, चाय पीजिए। वह पदार्थ होते हैं जो, क्या होती है? डाई, जैसे ये इस क्वेश्चन को देखिए कैसे काम करता है किडनी। एक चीज होती है डाई यूरेटिक्स, क्या होती है? डाई
यूरेटिक्स, जिसको मूत्रल कहते हैं। डायूरेटिक्स क्या होते हैं? देखिएगा क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको। ये भी स्टैटिक जीके का सवाल है। डायूरेटिक्स क्या होते हैं? मूत्रल जिसको कहते हैं। डायूरेटिक्स क्या होते हैं? तो आप याद कर लीजिएगा कि डायूरेटिक्स वो सब्सटेंस होते हैं, वो पदार्थ होते हैं, वह पदार्थ होते हैं जो यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देते हैं। यूरिन यानी मूत्र के प्रोडक्शन को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो वह पदार्थ जो मूत्र के उत्पादन को बढ़ा दे, ऐसे पदार्थों को डायूरेटिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन में मिल जाएगा। वह पदार्थ जो यूरिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दे उसे डायूरेटिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका टी हो गया, चाय पीजिएगा तो थोड़ा जल्दी, नॉर्मल से जल्दी पेशाब आएगा। कॉफी और अल्कोहल, शराब आप पी लेंगे तो नॉर्मल से जल्दी पेशाब आएगा। तो वो सारे पदार्थ जो यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज कर देते हैं, उन पदार्थों को डायूरेटिक्स यानी मूत्रल कहते हैं। जैसे कि चाय, जैसे कि कॉफी, जैसे कि शराब। ठीक है जी। क्लियर है? कल वाली क्लास ओपन नहीं हो रही, अभी तो करके दिखाया था, अब ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाएगी रुचि, देख लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम यहाँ पे विराम देते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल अपने निश्चित समय पर, और क्वेश्चन बनाकर अपना स्कोर जरूर बताइएगा। आपका